डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल मनोरंजन और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये कंटेंट किसी भी प्रकार की वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबंधित नहीं है। इस कहानी में कुछ दृश्य, संवाद या भावनात्मक तत्व वयस्क दर्शकों 18+ के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लीलता, वास्तविक हिंसा या आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं है। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं, तो कृपया ये वीडियो न देखें। वीडियो देखने से पहले दर्शक अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। मेकअप आर्टिस्ट और बाकी स्टाफ लगातार माया की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। उसकी चुलबुली, आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी अपने आप सबका ध्यान खींच लेती थी। वो जहां भी खड़ी होती, माहौल जैसे उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता। वहीं दूसरी तरफ काम के अलावा तन्वी बिल्कुल शांत और सुकून भरी रहती थी। उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। ये अंतर्मुखी स्वभाव, खासकर जब उसकी तुलना माया से की जाती, लोगों के लिए उसकी मौजूदगी और सुंदरता को नजरअंदाज करना बेहद आसान बना देता था। मिस माया, अगर आप तैयार हैं, तो कृपया पहले अपने सोलो शूट के लिए स्टूडियो में चलिए। फ्रंट कवर शूट के अलावा मैगजीन के अंदर भी सोलो तस्वीरें ली जानी थी। इसी वजह से माया तन्वी से पहले स्टूडियो में दाखिल हुई। आईने के सामने से उठते हुए उसके चेहरे पर एक उकसाने वाली मुस्कान तैर गई। आंखों में आत्मविश्वास था, ऐसा आत्मविश्वास जैसे उसे पहले से ही यकीन हो कि जीत उसी की होगी। ये भरोसा तन्वी में बिल्कुल नहीं दिखता था। इसी वजह से पहली नजर के प्रभाव में स्टाफ का भरोसा भी ज्यादा माया पर ही था। स्टूडियो के अंदर सेट पूरी तरह तैयार था। पारंपरिक लकड़ी की खिड़की के नीचे एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर नीले सफेद रंग का एक नाजुक चीनी मिट्टी का गुलदान रखा था, जिसमें एक ताजा खिला हुआ गुलाबी गुलाब था। मेज के पास एक ताइशी कुर्सी रखी थी। माया का काम था उस कुर्सी पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाना। जैसे ही माया स्टूडियो में दाखिल हुई, फोटोग्राफर की नजर उस पर टिक गई। ये ओरिएंटल सुंदरता अगर बस कुर्सी पर बैठ जाए तो भी वो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगेगी। अगर वो अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल कर पाए तो वेस्टर्न मार्केट में ओरिएंटल ट्रेंड को आग लग सकती थी। सुना है ये मॉडल हुओ जिंग जिंग के बराबर है। फोटोग्राफर के असिस्टेंट ने तारीफ करते हुए कहा, काफी प्रोफेशनल होगी। मुझे भी इससे बहुत उम्मीदें हैं। लंबे हैंडसम फोटोग्राफर ने सबको अपनी अपनी जगह लेने का इशारा किया। फिर मुस्कुराते हुए माया से कहा कि शूट शुरू होने वाला है। माया काफी महत्वाकांक्षी थी। उसे पता था कि सिर्फ तन्वी वाले शूट में ही नहीं, बल्कि इस सोलो शूट में भी वो लापरवाही नहीं कर सकती। साइड से कुछ शॉट लेते हैं, फोटोग्राफर ने निर्देश दिया। अनुवादक की मदद से माया ने फोटोग्राफर की उम्मीदें समझ ली। वो तुरंत एक तरफ मुड़ गई, दाहिना हाथ कुर्सी के पीछे टिकाया और बायां हाथ ड्रेस पर रखा। उसने अपने चेहरे का बायां हिस्सा दिखाया और हल्की सी मोहक मुस्कान बिखेर दी। फोटोग्राफर की भौहें सिकुड़ गई। वो ओरिएंटल ब्यूटी चाहता था, कोई ओरिएंटल प्रलोभन नहीं। फिर भी उसने तस्वीर ले ली। उसे लगा शायद अभी मूड में नहीं आई है। इसके बाद उसने उसे एक पारंपरिक लाल टोकरी पकड़ने को कहा, ताकि एक बौद्धिक ओरिएंटल महिला की सुंदरता दिखाई जा सके। इस बार माया सीधी बैठी। एंगल सही था, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। तस्वीर में बस उसका चौड़ा माथा ही दिख रहा था। फोटोग्राफर ने फिर कुछ तस्वीरें ली। उसके चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। ये मॉडल हुओ जिंग जिंग के बराबर कैसे हो सकती है? सबसे बुरा यह था कि पूरे शूट के दौरान माया की पर्सनैलिटी चाहे जितनी भी चमकदार रही हो, उसके चेहरे पर बस एक ही मुस्कान और एक ही एक्सप्रेशन था। फोटोग्राफर चुप रहा। वो बस अपना काम खत्म करना चाहता था। जब शूट आखिरकार खत्म हुआ तो माया बेशर्मी से उसके पास गई और पूछा कि वो कैसी रही। फोटोग्राफर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका असिस्टेंट आगे आया, अंगूठा दिखाया और बोला, बहुत अच्छा। माया ने गर्व से मुस्कुरा दिया। उसकी सजी संवरी बाहरी खूबसूरती के नीचे एक ऐसी मॉडल छिपी थी जिसे खुद का कोई अंदाजा नहीं था, और उसे नापसंद करना अचानक बहुत आसान लगने लगा। हुफ, फोटोग्राफर ने उसकी पीठ पीछे नफरत भरी आवाज निकाली,
फिर असिस्टेंट से पूछा, अब एक और है ना? उसी पल तन्वी हल्के कदमों से स्टूडियो में दाखिल हुई। उसने फोटोग्राफर को विनम्रता से अभिवादन किया। उसकी मुस्कान न जबरदस्ती थी, नहीं बनावटी, लेकिन माया के शूट की वजह से फोटोग्राफर पहले से ही खराब मूड में था, इसलिए उसने बस भावहीन तरीके से जवाब दिया। मन ही मन वो सोच रहा था, कम से कम पिछली मॉडल में पर्सनैलिटी तो थी, और ये लड़की शांत, फीकी, नीरस, ये तो शायद और भी बुरी निकले। इसी सोच के साथ उसका रवैया तन्वी के प्रति बेहद साधारण रहा। तैयारी भी लापरवाही से की और शूट भी बिना किसी खास निर्देश के शुरू कर दिया। उसने बस हर फोटो का बेसिक थीम बता दिया। मुझे समझ नहीं आता ऐसी महिलाओं को मॉडल कैसे कह देते हैं, असिस्टेंट ने भी धीमी आवाज में कहा। थीम एक ओरिएंटल महिला की कोमलता। फोटोग्राफर को जरा भी चिंता नहीं थी। उसके हिसाब से तन्वी बस खुद बनी रहे, काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ, उसने कोई ज्यादा दिखावा नहीं किया, वो बस कुर्सी पर शांति से बैठी, लेकिन उसने एक बेहद जरूरी चीज जोड़ दी। उसकी आंखें, पहले जो उसकी नजरें शांत और भावहीन थी, अब सामने टिक चुकी थी, सतर्क, साफ और जागरूक। आंखों में हल्की सी नमी थी, किनारों पर लालिमा, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रही हो जिसे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे खुद को रोकना पड़ रहा हो। यही तो थी एक शर्मीली, संयमी ओरिएंटल महिला की असली आत्मा। सबसे खास बात यह थी कि तन्वी ने ध्यान सिर्फ अपनी आंखों तक सीमित नहीं रखा, उसकी भावनाएं देखने वालों को उसके कपड़ों की ओर खींच ले गई। वो ऐसी महिला लग रही थी जो अपने प्रिय के लिए सच संवर कर आई हो, और फिर उसने देखा हो कि वही प्रिय किसी और के साथ खड़ा है। उस पल उसे अपना सजना संवरना शर्मनाक और एक मजाक जैसा लगने लगा हो। भावना और माहौल एक दूसरे में घुल गए, उसकी नजर और कपड़े दोनों एक हो गए। वाह! फोटोग्राफर खुद को रोक नहीं पाया। पूरे शूट के दौरान वो बार बार चिल्लाता रहा, परफेक्ट, परफेक्ट। उसने कभी इतनी कुशल मॉडल नहीं देखी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे फट ही जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में तन्वी ने एक पूरी कहानी गढ़ दी, और सबसे अहम बात, ये कहानी सीधे उन कपड़ों से जुड़ी थी जो उसने पहने थे। यही होती है एक असली प्रोफेशनल मॉडल, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों न हो। उसका मकसद खुद को नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को उभारना होता है। ज्यादातर मॉडल कपड़े दिखा सकती है, लेकिन कितनी है जो खुद उन्हीं कपड़ों का हिस्सा बन जाती है। इस बार फोटोग्राफर पूरी तरह उत्साहित था। उसे लगा आखिरकार उसे अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाने का सही मौका मिल गया। सबसे जरूरी बात, तन्वी ऐसी मॉडल थी जिसे अपने पोज खुद चुनना आता था। उसे ज्यादा निर्देशों की जरूरत नहीं थी। हर पोज बिल्कुल वही था जिसकी जरूरत थी, और हर तस्वीर इतनी बेहतरीन कि कोई भी उसे डिलीट करने का मन न करे। अब अगर पिछली मॉडल की तुलना तन्वी से की जाए तो वो पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी। सिर्फ सुंदर चेहरा और असली मॉडल के बीच का फर्क आसमान और जमीन जितना था। इसके बाद फोटोग्राफर ने तन्वी से और भी कई लुक्स करवाए, और हर बार वो और ज्यादा चौंक गया। वो जो भी मांगता, चुलबुलापन, उदासी, मासूमियत, हल्का सा आकर्षण, तन्वी बस एक नजर में सब कुछ दिखा देती। उसकी बारीकियां, उसका नियंत्रण, उसकी आंखें। फोटोग्राफर खुद तालियां बजाने से नहीं रोक पाया। यही थी असली ओरिएंटल ट्रेंड। सोलो शूट पूरा होने के बाद तन्वी सेट बदलने के लिए स्टूडियो से बाहर निकल गई। उसे कपड़े भी बदलने थे, लेकिन जैसे ही वो वेटिंग रूम की तरफ लौटी, दरवाजे पर माया का असिस्टेंट खड़ा था। उसकी नजरें उकसाने वाली थी, मानो जानबूझकर रास्ता रोक रहा हो। प्रेसिडेंट रोहन अंदर है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तन्वी ने शांति से माया के असिस्टेंट की ओर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न घबराहट। अगले ही पल उसने हल्के से उसे साइड किया और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर का दृश्य, माया रोहन मेहता की गोद में बैठी थी। दोनों एक गहरे
निजी पल में डूबे हुए थे। वो दृश्य ठीक उसी रात जैसा था जब तन्वी ने पहली बार इन दोनों को एक साथ देखा था। धोखा, अपमान और खुली बेपरवाही, जैसे इन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि आसपास कोई और भी मौजूद हो सकता है। जैसे इन्होंने मान लिया हो कि ये पहले ही जीत चुके हैं। लेकिन इस बार तन्वी को न गुस्सा आया, न दिल दुखा। पहली बार की तरह उसका दिल नहीं टूटा। उसकी आंखों में इस बार बस तंज और उपहास था। माया को उम्मीद नहीं थी कि तन्वी अचानक यूं अंदर आ जाएगी, और जब उसने देखा कि तन्वी कितनी सहज खड़ी है तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। रोहन ने भी हालात समझते हुए माया को अपनी गोद से हटा दिया। आज रात होटल में बात पूरी करेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यूफान। माया ने गर्व से अपना इजहार किया। आखिरकार उसे लगा था कि उसने तन्वी की सबसे कीमती चीज छीन ली है। रोहन मेहता, या कम से कम वो ऐसा ही समझती थी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बेबी। माया को तसल्ली देने के बाद रोहन खड़ा हुआ और तन्वी की तरफ देखकर चेतावनी भरे लहजे में बोला, अभी थोड़ी देर में तुम दोनों का साथ में शूट है, ठीक से कोऑर्डिनेट करना। और तुम भी माया, कोई ड्रामा नहीं। हम पहले ही काफी मजाक बन चुके हैं और नहीं चाहिए, समझी? रोहन, क्या तुम अभी तन्वी को नहीं समझते? वो यहाँ आई ही हमें परेशान करने के लिए है। चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगी। पूरे समय तन्वी बिल्कुल शांत रही। उसने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बस स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि वे अपना काम जारी रखें। रोहन गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। रास्ते में कुछ स्टाफ को देखकर उसने मौका पाकर पूछ लिया, माया का शूट कैसा गया? जवाब आए, बुरा नहीं था, भविष्य उज्जवल है, काफी अच्छा, वायरल हो सकती है। लेकिन जब उसने तन्वी के बारे में पूछा, सब बस एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देने लगे, क्योंकि तन्वी इतनी परफेक्ट थी कि शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मगर रोहन की नजर में माया ने ज्यादा गहरी छाप छोड़ी थी। जैसे जैसे ग्रुप शूट का समय नजदीक आया, स्टाइलिस्ट ने ईमानदारी से एक काला और एक सफेद आउटफिट तैयार किया। योजना ये थी कि दोनों को बहनों की तरह दिखाया जाए। असल में माया का उकसाने वाला स्वभाव काले रंग के लिए ज्यादा उपयुक्त था और तन्वी की कोमलता सफेद रंग के लिए, लेकिन सफेद ज्यादा नजर खींचता था। माया तुरंत आगे बढ़ी और सफेद कपड़ा उठा लिया। ये फैशन डिजाइनर असमंजस में पड़ गया। इसे दे दीजिए, तन्वी ने बिना पलक झपकाए कहा। बस शर्त यह है कि मिस माया को बाद में पछताना न पड़े। लेकिन पूजा ये सब चुपचाप सहने वाली नहीं थी। तन्वी के पीछे खड़ी होकर उसने माया पर शब्दों का गोला फेंका। क्या तुम्हें दूसरों की चीजें छीनने की आदत पड़ गई है? तन्वी ने खुद मान लिया है। तुम कौन होती हो मना करने वाली? तुम तो बस एक असिस्टेंट हो। माया ने सफेद कपड़ा गर्व से थाम लिया। पूजा ने गुस्से में पैर पटका, लेकिन तन्वी ने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, वो कपड़ा सच में उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनते ही पूजा समझ गई, तन्वी यूं ही अपनी चीजें किसी को नहीं देती। वो शांत हो गई। इस तरह दोनों मॉडलों के कपड़े बदल गए। ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों ही चियोंगसम थी। सफेद चियोंगसम पहनने के बाद माया बेहद चमकदार और जीवंत लग रही थी। उस पर की गई कढ़ाई उसे देवी जैसी आभा दे रही थी। माया बेवकूफ नहीं थी। उसे पता था कि हल्के रंग ज्यादा ध्यान खींचते हैं, इसीलिए सफेद उसकी पहली पसंद थी। काला जैसा बेरंग रंग कौन पहने? वैसे भी तन्वी की फीकी पर्सनैलिटी उस रंग के लिए एकदम सही थी। ये सोचकर माया के होठों पर हल्की हंसी आ गई। काला तुम पर अच्छा लगेगा, उसके मन में चल रहा था। अगर तन्वी काला पहनेगी तो क्या वो उसकी बैकग्राउंड नहीं बन जाएगी? माया अपने ही ख्वाबों में खो गई। तन्वी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफेद तुम पर भी अच्छा लग रहा है। शूट शुरू होने वाला है, दोनों मॉडल तैयार हो जाए। फोटोग्राफर के असिस्टेंट की आवाज बाहर से आई। माया ने तन्वी की तरफ एक नजर डाली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये पहली बार था जब वो और तन्वी एक ही मंच पर थी। उसका मौका आ चुका था। आज वो सबको दिखाने वाली थी कि तन्वी एक पुरानी आउटडेटेड मॉडल है जिसकी तुलना उससे लाखों साल दूर है।
दोनों मॉडल एक एक करके स्टूडियो में दाखिल हुई। इस बार बैकड्रॉप एक आधुनिक सड़क का था, उदासी से भरा हुआ। फोटोग्राफर उन्हें देखते हुए सोच में पड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ, तन्वी की सिर्फ मॉडलिंग फाउंडेशन ही मजबूत नहीं थी, शायद वो फोटोग्राफी भी समझती थी। जिस तरह वो एंगल चुन रही थी, जिस तरह वो लाइट और रंगों का इस्तेमाल कर रही थी, ये सब यूं ही नहीं था। बैकग्राउंड पुराना और उदास था। आसमान सफेद, सफेद बैकग्राउंड पर अगर सफेद रखा जाए तो वो गायब हो जाता है, लेकिन काला चाहे कितना भी छोटा हो नजर खींच ही लेता है। पुष्टि के लिए फोटोग्राफर ने असिस्टेंट से पूछा, क्या तन्वी ने बैकग्राउंड बदलते देखा था? मुझे नहीं लगता, उसने बस हमें इसे उठाकर लाते देखा होगा। तो फिर वो प्रोफेशनल थी और हालात का फायदा उठाना जानती थी। ऐसी मॉडल अगर मशहूर न हो तो दुनिया में कुछ गलत है। फोटोग्राफर का सम्मान उसके लिए और बढ़ गया। दूसरी तरफ माया बस बहाव में चलना जानती थी। वो जानती थी कि अगर वो तन्वी के सामने खड़ी रहेगी तो वो ज्यादा उभरेगी। तन्वी ने उसे पूरी छूट दी, उसका साथ दिया, उसे सपोर्ट किया। ठीक है, तैयार हो जाइए। पहला शॉट, मिस माया आगे रहेंगी और मिस तन्वी का हाथ पकड़े रहेंगी। मिस तन्वी पीछे चलेंगी। दोनों के चेहरे पर उत्साह चाहिए, जैसे पहली बार सड़क पर निकली हो। ये सुनते ही कि वो आगे खड़ी होगी, माया के होठों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। सफेद चुनना सही फैसला था, उसे पूरा यकीन था। ये मैगजीन शूट उसे मशहूर बना देगा। उसने पीछे मुड़कर तन्वी का हाथ पकड़ा, बिना मन के, और आगे बढ़ने को उतावली पोज बना ली। लेकिन तन्वी, उसने अपना ध्यान बैकड्रॉप में दिख रहे एक छोटे से सड़क विक्रेता पर लगाया। वो सुंदर कपड़े बेच रहा था। तन्वी की आंखों में एक अलगसी चमक आ गई, जैसे वो वहां रुक जाना चाहती हो, जैसे वो आगे खिंचे जाने से हिचक रही हो। उसी पल उसने अपने शरीर के एक हिस्से की मुलायम रेखाएं उभार दी और माया को भी उसी दृश्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति इतनी जीवंत थी कि सारी नजरें उसी पर टिक गई। और इस तरह माया बस बैकग्राउंड बनकर रह गई। माया ने अपने आने वाले भविष्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। तन्वी के सामने खड़े होकर उसके लिए ये देख पाना नामुमकिन था कि उस पल तन्वी के चेहरे पर क्या भाव थे। ऊपर से उसका आत्मविश्वास जरूरत से कहीं ज्यादा था। वो खुद को हुओ जिंग जिंग के बराबर समझती थी। इसलिए जब उसने फोटोग्राफर और पूरी टीम को तालियां बजाते और खुशी जाहिर करते सुना तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये सब उसी के लिए है। आखिरकार तन्वी तो उसके पीछे खड़ी थी। वो खुद उसके सामने आकर उसे ढक रही थी। ठीक है, अगला सेट शुरू करते हैं। कपड़ों की वजह से ज्यादातर समय तन्वी को माया के पीछे ही खड़ा रहना पड़ा। यहाँ तक कि जब वे साथ साथ खड़ी थी तब भी माया ही आगे रहती थी। इस बात ने माया को बेहद गर्व से भर दिया। अंतिम सेट की तस्वीरें पूरी होते ही फोटोग्राफर और उसकी टीम एक बार फिर तन्वी के शानदार प्रदर्शन पर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन माया ने खुद को एक सुपर मॉडल की तरह सामने खड़ा कर लिया, मानो सारी तालियां उसी के लिए हों। आखिरकार माया सबसे पहले स्टूडियो से बाहर चली गई। यही मौका पाकर फोटोग्राफर तन्वी के पास आया। वो मॉडल बेहद चिढ़ाने वाली है, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। जब मैगजीन का फ्रंट कवर रिलीज होगा और लोग तुम दोनों की तुलना देखेंगे, तब उसे जोरदार थप्पड़ जैसा एहसास होगा। उसे सबक सिखाने के लिए लोगों की कोई कमी नहीं होगी। फोटोग्राफर इंडस्ट्री का सीनियर था, ऐसी चीजें उसके लिए नई नहीं थी। धन्यवाद। तन्वी मुस्कुराई। इसकी कोई जरूरत नहीं। ईमानदारी से कहूं, तुम अब तक की सबसे बेहतरीन मॉडल हो जिनके साथ मैंने काम किया है, और सच कहूं तो तुम वेस्टर्न मॉडल्स के बराबर हो। उसने अंगूठा उठाकर कहा, वीकली पब्लिकेशन अगले बुधवार रिलीज होगी। इंतजार करना, तुम ओरिएंटल ट्रेंड को आग लगा दोगी। ये तय करना मेरे हाथ में नहीं है, मैंने बस अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। तन्वी ने शांत स्वर में जवाब दिया। वो जानती थी इस इंडस्ट्री में मेहनती लोगों की कमी नहीं है। टैलेंट और स्किल वाले कलाकार बहुत होते हैं, लेकिन ज्यादातर आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं।
मेहनत के साथ साथ किस्मत भी जरूरी होती है। जब वो वेटिंग रूम में लौटी, माया सीधे रोहन मेहता की बाहों में कूद पड़ी और उसे ये बताते हुए खुशी से भर गई कि कैसे उसे तालियां मिली। सब सुनने के बाद रोहन ने उसकी कमर में बाह डाल ली। उसे पूरा भरोसा था कि माया सफल होगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन तालियों का माया से कोई लेना देना ही नहीं था। उसी समय तन्वी भी कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही स्टूडियो समेटने वाला एक स्टाफ मेंबर उसका अंगूठा उठाकर बोला, आप सच में अब तक की सबसे बेहतरीन मॉडल हैं जिन्हें मैंने देखा है। माया उसकी अंग्रेजी नहीं समझ पाई, लेकिन रोहन समझ गया था। वो तन्वी की तारीफ कर रहा था। सबसे अहम बात यह थी कि उस स्टाफ को पता था कि माया अंग्रेजी नहीं समझती, इसलिए उसने ये मान लिया कि रोहन भी नहीं समझेगा। उसने माया की तरफ बेहद नफरत भरी नजर से देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी औरत आपकी कोलीग है। इसे मॉडल कहा ही नहीं जा सकता। न प्रोफेशनल स्किल है, न आत्म जागरूकता, ऊपर से खुद को बहुत बड़ा समझती है। अंग्रेजी नहीं समझती और फिर भी सोचती है कि सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर वो स्टाफ वहां से चला गया। तन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ रोहन के चेहरे की तरफ देखा। माया, क्या तुम्हें यकीन है कि फोटोग्राफर तुम्हारी तारीफ कर रहा था? रोहन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? माया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। मैं जो कह रही हूँ सब सच है। अगर यकीन नहीं तो जाकर फोटोग्राफर से पूछ लो। मुझ पर भरोसा रखो। इस बार मैं सीक्रेट को जरूर दोबारा जिंदा कर दूंगी। रोहन की नजरें तन्वी की पीठ पर टिक गई। स्टाफ की कही बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसका दिल बेचैन हो उठा, लेकिन फ्रंट कवर शूट हो चुका था। भले ही माया ज्यादा न चमकी हो, फिर भी एक इंटरनेशनल मैगजीन में दिखना टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के लिए फायदेमंद ही था। शूट की चर्चा लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी पूजा खुशी से उछलती हुई कमरे में आई। तन्वी, तुम्हें पता है मैंने अभी क्या सुना? फोटोग्राफर कह रहा था कि सोलो शूट में माया एक टेम्प्रेस जैसी लग रही थी। ये सुनते ही माया रोहन की बाहों से छूटकर बाहर निकली और सीधे पूजा के पास पहुंच गई। उसने हाथ उठाया मारने के इरादे से, लेकिन तन्वी की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने पूजा को पीछे खींच लिया और माया की कलाई पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? अगर हिम्मत है तो इसे वही बात दोहराने को कहो। माया ने हाथ छुड़ाते हुए धमकी दी और पूजा की तरफ उंगली उठाई। तन्वी, हार बर्दाश्त नहीं होती क्या? मुझे पता है आज बैकग्राउंड में खड़े होने से तुम्हें बुरा लगा, लेकिन तुम काले कपड़े में थी। इसमें कोई चॉइस ही नहीं थी। क्या वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने कपड़े छीन लिए थे? पूजा फिर से तन्वी के सामने आकर खड़ी हो गई। माया, अब मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगी। फोटोग्राफी टीम तुमसे प्रभावित थी या नहीं, ये बुधवार को खुद पता चल जाएगा। ठीक है, उस दिन देखेंगे जनता किसका साथ देती है। ये कहते हुए माया ने मेकअप टेबल पर हाथ मारा। सामान जमीन पर गिर पड़ा। कांच टूटकर फैल गया। कुछ टुकड़े उड़कर तन्वी के पैरों पर लगे। छोटी छोटी कट्स पड़ गई। ये देखते ही पूजा फट पड़ी। माया, तुम्हें अक्ल है? तुमने तन्वी के पैर जख्मी कर दिए। तुम्हें पता है इनकी कितनी कीमत है? अभी माफी मांगो। माफी? माया ने तिरस्कार से देखा। सपने देख रही हो तुम? पूजा, तन्वी ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी इंश्योरेंस कंपनी को फोन करो और उनसे सबूत इकट्ठा करने को कहो। माफी की जरूरत नहीं है। मेरे पैर बीमा में कवर है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी। वे उस इंसान पर केस करेंगे जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। ये सुनते ही रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब साफ है, मेरे पैरों पर बेहद महंगा इंश्योरेंस है। अगर माया माफी नहीं मांगती तो मामला अब इंश्योरेंस कंपनी संभालेगी। तन्वी, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी चालाक हो सकती हो। रोहन ने कहा, यह तो बस एक हादसा था। हादसा सुनते ही तन्वी ने मेकअप रिमूवर की बोतल उठाई और माया के सामने जमीन पर दे मारी। कांच टूटा। उसी तरह माया के पैरों पर भी छोटे कट्स आ गए। ये भी एक हादसा था। मेरे हाथ फिसल गए। तुम? रोहन का गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन तन्वी अब भी शांत थी।
क्या तुम मेरे इस अनजाने गलती पर नाराज हो रहे हो? अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझसे ज्यादा निर्दयी नहीं हो? तन्वी, एक शर्त लगाते हैं, माया ने अचानक ऐलान किया। अगले बुधवार मैगजीन रिलीज होगी। अगर मेरी सपोर्ट तुमसे ज्यादा हुई तो तुम्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री छोड़नी होगी और दोबारा कभी लौटना नहीं होगा। तन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? मेरी वजह से मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं? तुम खुद को बहुत बड़ा समझ बैठी हो। ये कहकर तन्वी पूजा के साथ कमरे से बाहर निकल गई। पीछे से माया की झुंझलाहट भरी चीख सुनाई दी। तन्वी, मुझे माफ करना, आज मैं हालात सही से समझ नहीं पाई, पूजा ने अपराध बोध से कहा। कोई बात नहीं, तन्वी ने उदासीन स्वर में जवाब दिया। अगर तुम न भी होती तो भी माया कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती। अब सब कुछ बुधवार पर छोड़ देते हैं। अब देखते हैं बुधवार को माया किस हाल में लौटती है। सीक्रेट से बाहर निकलते ही तन्वी ने देखा कि बाहर एक कार खड़ी थी। कार के पास खड़ी महिला की ओर उसकी नजर चली गई। दोनों की आंखें मिली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वे एक दूसरे के पास से गुजरी तो रुओशिया हान ने ठंडी आवाज में कहा, जिस दिन सीक्रेट मैगजीन रिलीज होगी उसी दिन तुम मॉडलिंग इंडस्ट्री छोड़ दोगी। तन्वी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। लगता है तुम्हें माया पर बहुत भरोसा है। रुओशिया हान की आवाज और सख्त हो गई। भले ही उसे तुम्हारी तरह ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन उसे इंटरनेशनल अनुभव है। टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के जज पहले ही उसे अतिरिक्त अंक दे चुके हैं और तुम? उसकी नजर तन्वी पर गड़ गई। तुम्हारी तो अब कोई कीमत ही नहीं बची। तन्वी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द मजबूत। सच में? तो फिर नतीजों का इंतजार करते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई भी गंदी सच्चाई उसे तोड़ नहीं सकती थी। रुओशिया हान की आंखों में नफरत उबल रही थी। तन्वी को बर्बाद करने की उसकी चाह और गहरी हो चुकी थी। ऐसा कलाकार जिसे काबू में न किया जा सके, चाहे बांध दो या आजाद छोड़ दो, हमेशा खतरा होता है। उसे पूरी तरह कुचल देना ही एकमात्र रास्ता था, खासकर तब जब तन्वी के दिल में उसके और उसके भाई के लिए इतनी गहरी नफरत थी। तभी पूजा ने पीछे मुड़कर रुओशिया हान की ओर देखा। तन्वी, उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब नहीं लग रहे? तन्वी ने गहरी सांस ली। अभी वो मुझे पूरी तरह कुचल देना चाहती है, उसने शांत स्वर में कहा। अगर इस बार मैगजीन में मैं सच में असफल हो गई तो मेरा भविष्य कितना अंधेरा होगा मैं समझ सकती हूँ। पूजा ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं होगा लिन वेई, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारे पास बिग बॉस है ना। आरव मल्होत्रा का नाम सुनते ही तन्वी को याद आया। उन्होंने कहा था कि वो उसे लेने आएंगे। सीक्रेट से थोड़ी दूर जाने के बाद उसने फोन उठाया और कॉल किया। दूसरी ओर से आरव की हल्की हंसी सुनाई दी। पीछे मुड़ो। कोने पर एक पेड़ के नीचे एक लिंकन लिमोजीन खड़ी थी। कार से टिककर खड़ा वो लंबा आदमी, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्ड रेट्रो सूट में। उसका व्यक्तित्व किसी सम्राट जैसा था। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन भाव सख्त नहीं, नरम थे। उसके दाएं कान के पास मौजूद छोटा सा तिल तन्वी की नजरें थाम ले गया। ऐसा आदमी तो भीड़ से घिरा होना चाहिए था, लेकिन आज सिर्फ उसके लिए वो इस शांत कोने में अकेला खड़ा था। तन्वी की आंखें भर आई। कुछ देर पहले जो भी हुआ था सब धुंधला पड़ गया। वो एक मॉडल थी, लेकिन उससे भी पहले वो इस आदमी की पत्नी थी। शादी के दिन से लेकर आज तक उसने उसकी हर कमी को अपनाया, उसकी हर चाह को पूरा किया। क्या वो अभी एक डूबते सितारे के लिए सूरज को इंतजार करवाए रखे? नहीं, ये कीमत नहीं थी। क्या हुआ? आरव ने धीरे से पूछा। उसे लगा तन्वी कुछ उदास है। तन्वी ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं बोली। मुझे तुम पसंद हो, ये शब्द उसके गले में अटक गए। क्या मैगजीन शूट की वजह से ज्यादा थक गई हो? आरव की नजर उसके पैरों पर गई। छोटी छोटी चोटें। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। ये कैसे हुआ? पूजा कुछ कहने ही वाली थी कि तन्वी ने रोक दिया। आरव, चलो घर चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव ने पूजा की ओर देखा। उसे सब समझ आ गया था। इस कर्ज का हिसाब वो जरूर चुकवाएगा,
लेकिन अभी नहीं। कुछ देर बाद तीनों लिमोजीन में बैठ गए। पूरे रास्ते तन्वी चुप और बेचैन रही। आरव ने कुछ नहीं पूछा। मैनर पहुंचते ही उसने तन्वी को गोद में उठा लिया और सीधे बेडरूम ले गया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। आरव ने उसे बिस्तर पर बैठाया और नौकरों से दवाई का बॉक्स मंगवाया। तन्वी उसे देखते रही। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों पर दवा लगा रहा था। दिल में उमड़ती भावनाओं को वो रोक नहीं पाई। अनायास ही उसने उसकी गर्दन थाम ली। घबराई हुई लेकिन स्थिर आवाज में बोली, अब मुझे सब साफ दिख रहा है। मैं सब समझ गई हूं। आरव, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें चाहती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन झूठ नहीं था। मैंने सोचा था कि इतने कम समय में किसी को चाह पाना नामुमकिन है। मैंने इस एहसास से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज जब मैं रोहन मेहता और माया का सामना करती हूं, गुस्सा तो है पर दिल अब दुखता नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी बाहें ढीली की। आरव की चमकती आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी वजह से है। इसलिए मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें चाहती हूं, पूरा का पूरा। क्या तुम सब कुछ मुझे दे सकते हो? इन शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई। आरव ने उसकी बात सुनी और अगले ही पल उसके गाल थाम कर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी आंखों में वो भाव था जिसे शब्द नहीं छू सकते थे। मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूं, सिर्फ तुम्हें। तन्वी एक पल के लिए चौंकी, फिर उसने उसकी कमर कसकर थाम ली और उसके होठों का जवाब पूरे जज्बे से दिया। आंखें बंद, बस उस एहसास को महसूस करती हुई। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी स्कर्ट हल्की सी ऊपर खिसक गई और उसकी पीठ एक गर्म सुरक्षित आलिंगन में समा गई। दिल में उठती आग धीरे धीरे फैलने लगी। उस पल वो किसी चीज की परवाह नहीं करना चाहती थी, बस सच में उसकी पत्नी बन जाना चाहती थी। दिन का उजाला कमरे में भर रहा था। धूप की किरणों में आरव का शरीर किसी स्वस्थ चमक से दमक रहा था। तन्वी का चेहरा लाल हो गया। उसे सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि आरव के होंठ उसकी कॉलरबोन से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे। वो घबरा गई। शादी की रात की याद, वो पल का डर, उसका कोई अनुभव नहीं था। जो भी जानती थी वो उसी ने सिखाया था। अब बस उसकी बाहों में खो जाना ही उसके पास एकमात्र रास्ता था। जज्बातों के बीच तन्वी ने अनजाने में उसके कंधे को हल्के से काट लिया। दोनों शरीर ऐसे जुड़े थे कि उनके बीच कोई दूरी नहीं बची। हल्की पसीने की परत तन्वी की नाजुक त्वचा पर उभर आई। जिस दर्द की उसे उम्मीद थी वो नहीं आया। उसने हैरानी से आरव की ओर देखा। आंखें नमी से भरी हुई। आरव ने खुद को रोकते हुए उसकी कॉलरबोन के पास ठहरकर धीरे से पूछा, अगले कुछ दिनों में तुम्हारा कोई काम है? मुझे लिन वेई से पूछना होगा। तन्वी ने धीमे से जवाब दिया, उसे कह देना कुछ भी शेड्यूल न करे। आरव ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्योंकि अगले 3 दिनों तक मैं शायद तुम्हें बिस्तर से उठने ही न दूं। और तुम्हारा काम? आरव मुस्कुराया, अभी मेरा सबसे जरूरी काम तुम हो। उसने फिर से उसके होंठ थाम लिए। बीच बीच में शरारती मुस्कान के साथ पूछा, अब क्या मैं अंदर आऊं? तन्वी ने आरव मल्होत्रा के कान के पास हल्का सा चुंबन दिया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। आंखें किसी अलग ही दुनिया में डूबी हुई थी। वो उसके करीब झुकी और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाई, मैं तुम्हें चाहती हूं। आरव की आंखों में गहराई उतर आई। वो एक पल के लिए उठा और दराज से एक जरूरी चीज ले आया। उसने पूरी सावधानी से सब कुछ तैयार किया, तन्वी की हिफाजत के लिए। वो जानता था कि इस वक्त उसका करियर ऊंचाई पर है और वो कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन तन्वी के मन में एक सवाल उठा, ये चीज उनके कमरे में पहले से क्यों थी? आरव वापस उसके पास आया और उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी नजर में हल्की सी ठंडक देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि वो कुछ गलत सोच रही है। उसने शांति से कहा, हम पति पत्नी हैं, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। ये किसी और का छोड़ा हुआ कुछ नहीं है। मैं बस
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर उसने बिना झिझक आगे कहा, मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं किया। शादी की रात जो हुआ था, बस वहीं तक। ये सुनते ही तन्वी की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने उसके गले के पास उस नर्म जगह पर चुंबन दिया और धीरे से कहा, सॉरी, थोड़ा सा दर्द हो सकता है। आरव ने खुद को संभालते हुए उसे नरमी से आगाह किया। नीचे देखने की हिम्मत न जुटा पाने वाली तन्वी ने बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैंने वो दर्द एक बार पहले भी महसूस किया है। आरव ने उसे अपने कंधे से लगा लिया। वो हर पल उसके एहसासों का ध्यान रख रहा था। उसके गाल को चूमते हुए वो बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ा, इंच दर इंच, जब तक उसने खुद को उसके भीतर महसूस नहीं किया। इस दुनिया में दो आत्माओं का इस तरह एक हो जाना, इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं था। आरव ने तन्वी के चेहरे को देखा। जब उसका दर्द धीरे धीरे शांत हुआ, तभी उसने हल्की सी हरकत शुरू की। वो चाहता था कि उसका ये पहला अनुभव जिंदगी भर उसके दिल में बस जाए। इसके बाद वो सच में एक दूसरे के हो जाने वाले थे। खिड़की के बाहर चांद पेड़ों की चोटियों के ऊपर चुपचाप टंगा हुआ था और कमरे के भीतर एक ऐसा पल पूरा हो चुका था जो चेहरे को लाल और दिल को तेज कर देता है। आरव की पूरी ऊर्जा महसूस करने के बाद तन्वी इतनी थक चुकी थी कि उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। शरीर ढीला था, दिमाग आधा जागा हुआ। उसी हालत में उसे महसूस हुआ कोई बहुत प्यार से उसके शरीर को साफ कर रहा है, उसे आरामदेह कपड़ों में बदल रहा है। फिर माथे पर एक हल्का सा चुंबन जो उसे नींद की गहराई में ले गया। और इस सब का उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी ये सब पूरी तरह कीमती था। गहरी नींद में पति पत्नी एक दूसरे का हाथ कसकर थामे हुए थे। आरव ने तन्वी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर फिर से चुंबन दिया। हेलो मिसेज मल्होत्रा। अगली सुबह तन्वी की आंख खुली तो वो आरव की बाहों में थी, उस आदमी को देखते हुए जो अब पूरी तरह उसका था। उसके होठों पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई। अब चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी भी गंदी और बेरहम क्यों न हो, उसके पास सहारा था। उसका दिल भरोसे से भर गया। दुर्भाग्य से ये खुशहाल पल 3 दिन भी नहीं टिक पाए जैसा आरव चाहता था। सुबह सुबह लिन वे दरवाजा खटखटाने लगी। सीक्रेट से मीना ने तियानी एंटरटेनमेंट के सभी लोगों को लंच पर बुलाया था और जाहिर है तन्वी को भी जाना ही था। सीक्रेट की मैगजीन पूरी रफ्तार में थी। रिलीज से ठीक 1 दिन पहले तन्वी का प्रोफेशन रवैया उसे किसी भी तरह घमंडी कहलाने नहीं देता था। बस उसे ये अंदाजा नहीं था कि रोहन मेहता और माया ने वहां भी उस पर हमला करने की योजना बना रखी है। लंच के दौरान सबके सामने रोहन मेहता और माया ने घोषणा कर दी कि वो सगाई करने वाले हैं। रोहन लंबा और आकर्षक था और माया नाजुक व खूबसूरत, दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े थे, एकदम परफेक्ट जोड़ी की तरह। कमरे में तियानी एंटरटेनमेंट के अलावा सीक्रेट के कुछ सीनियर लोग भी मौजूद थे। उन्हें इन तीनों के रिश्तों की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए वो खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सिर्फ तन्वी, लिन वेई और पूजा तीनों अपनी जगह बैठे रहे। तन्वी, तुम बधाई नहीं दोगी? रुओशिया हान ने गिलास उठाते हुए जबरदस्ती पूछा। वो तन्वी को टूटते हुए देखना चाहती थी। भले ही बाहर से वो कितनी भी शांत क्यों न लगे, अंदर तो वो जरूर लहूलुहान हो रही होगी, ऐसा वो मानती थी। अरे हाँ, रुओशिया हान ने व्यंग्य से आगे कहा, तुम्हारे स्वभाव के साथ दूसरों को बधाई देना तो नामुमकिन है। भले ही कभी तुम रोहन की मंगेतर रही हो, अब वो अतीत है। इस इंडस्ट्री में हो तो ये तो सीखना ही पड़ेगा कि चीजें कभी भी छीनी जा सकती है। थोड़ा खुले दिमाग की बनो। उनकी सगाई कब होगी? तन्वी ने शांति से पूछा। सीक्रेट मैगजीन की जबरदस्त बिक्री के बाद रुओशिया हान ने पूरे भरोसे से कहा। उसकी पीआर टीम की मदद से माया को लेकर अब भी आर्टिकल्स छप रहे थे। फैज की चर्चा ने सीक्रेट को रिलीज से पहले ही मशहूर कर दिया था। भले ही तीसरे इंसान वाला टैग पूरी तरह मिटा नहीं था, लेकिन उसकी लोकप्रियता की वजह से कई कंपनियां तियानी से संपर्क कर चुकी थी।
टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स को लेकर उसे बहुत उम्मीदें थी। इसीलिए रुओशिया हान को पूरा यकीन था सीक्रेट जबरदस्त बिकेगी। तो फिर मैं अभी से बधाई दे देती हूं, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा और गिलास उठा लिया। लेकिन माया के कानों में ये शब्द कहीं न कहीं खोखले से लगे। तन्वी, नाटक बंद करो। माया बोली, मैं जानती हूं तुम मुझे और रोहन को साथ देखकर खुश नहीं हो। तुम मुझसे नफरत करती हो, तो क्या मैं तुमसे प्यार करने लगूं? तन्वी ने हंसते हुए पूछा। मीना ये सब चुपचाप देख रही थी। ट्रांसलेटर से उसे पूरा मामला समझ में आया। अब समझ आया शुरू से ही वो लोग तन्वी के खिलाफ क्यों थे। इंडस्ट्री का पक्षपाती स्वभाव उसे नया नहीं लगा। मौके का फायदा उठाना और लोगों को सबके सामने नीचा दिखाना, ये सब आम था। लेकिन क्या तियानी सच में माया की असल हैसियत नहीं जानती थी? मीना ने तन्वी को एक गहरी नजर से देखा और फिर वहां से हट गई। लंच के बाद सीक्रेट का स्टाफ चला गया। कमरे में बस वही लोग बचे। माया ने मौका देखकर तन्वी की ओर इशारा किया और हंस पड़ी। क्या तुम्हें लगा तियानी से थोड़ा सा आजाद कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुम सच में कोई रास्ता निकाल लोगी? तियानी के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। वो तुम्हें ऊपर उठा सकते हैं और उतनी ही आसानी से कुचल भी सकते हैं, इतनी सारी साजिशें रचकर। आखिर में तुमने क्या किया? मेरी शादी की तैयारी। रोहन भी मेरा है और इंटरनेशनल सुपर मॉडल का खिताब भी। और तुम बस एक पुरानी भुला दी गई मॉडल बनकर रह जाओगी जिसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, तन्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम मुझसे कहीं ज्यादा शानदार हो। सीक्रेट रिलीज होते ही तुम्हारी लोकप्रियता आसमान छू लेगी। और मैं, उसने शांत स्वर में जोड़ा, मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। माया को उम्मीद नहीं थी कि तन्वी इतनी आसानी से हार मान लेगी। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली भर गई। जब तुम अपनी औकात समझ चुकी हो, माया बोली, तो घर लौटने के बाद अगर अपनी हद में रहोगी तो रोहन अब भी तुम्हारे लिए काम दिलवा देगा। लेकिन उसकी आवाज सख्त हो गई। अगर तुम मुझसे ऊपर उठने की कोशिश करोगी तो हमारी बैरमी के लिए तैयार रहना। बस करो डार्लिंग। रोहन मेहता ने माया को प्यार से रोका। फिर उसने नजर उठाकर तन्वी की ओर देखा। तन्वी, तुमने उसकी बात सुन ली ना? मैगजीन रिलीज होने के बाद देखेंगे। ये कहते हुए तन्वी शांति से खड़ी हुई। लेकिन तभी माया ने आवाज दी और उसे रोक लिया। तन्वी, मुझे पता है तुम ये स्वीकार नहीं कर पा रही हो कि मैं तुम्हें कुचल रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर यकीन दिलाऊंगी। माया की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे वो कोई कसम खा रही हो। तन्वी ने हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और मुड़कर चल दी। जाने से पहले बिना तीनों की ओर देखे उसने बस इतना कहा, इस सफर में सिर्फ तुम्हारा हंगामा सुनने के अलावा कुछ नहीं मिला। जब तुम इतनी बेसब्र हो तो पहले ही चली जाओ। रोहन मेहता ने भौं उठाते हुए कहा, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे लिए खुशी की बात है, तन्वी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। रोहन और माया को लगा कि तन्वी को जबरदस्त झटका लगा है और वो उनकी सगाई देखने से बच रही है। उन्हें खुशी थी कि वो जा रही है। सीक्रेट मैगजीन के उस हफ्ते के रिलीज होते ही तन्वी उनके लिए कोई खतरा नहीं रहेगी और रोहन को यकीन था कि वो उसे फिर से अपनी हथेली में कर लेगा। माया को भी अब तन्वी की परवाह करने की जरूरत नहीं लग रही थी। उसके सामने और भी कई प्रतिद्वंद्वी थे। एक पुरानी मॉडल पर सारी ऊर्जा बर्बाद करने का अब कोई मतलब नहीं था। तीनों ने देखा, तन्वी सिर ऊंचा किए वहां से चली गई। उसी पल रुओशिया हान ने बेहद शांति से सुझाव दिया, हमें उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। रोहन, एक आर्टिकल रिलीज करवाओ। तन्वी की करारी हार, अमेरिका की जंग हारकर घर वापसी। पूजा, चिंता मत करो। रोहन ने माया को बाहों में भरते हुए कहा, मुझे पता है क्या करना है। पूरा दृश्य ही बेतुका था। किसी कलाकार को छोड़ने के लिए एक मैनेजमेंट एजेंसी इस हद तक उसे रौंद दे, ये अपने आप में शर्मनाक था। पीठ पीछे वो साजिशें रच रहे थे और इधर तन्वी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। वो बिल्कुल नहीं डरी थी। होटल के बाहर मीना की असिस्टेंट तन्वी को लेने के लिए खड़ी थी।
सीक्रेट के हेडक्वार्टर पहुंचते ही मीना ने एक फाइल निकाली और समझाने लगी। फोटोग्राफर और मैंने तुम्हारे शूट की झलकियां कुछ मशहूर ब्रांड्स को दिखाई है। तस्वीरें देखने के बाद उन्होंने तुम्हारे प्रति दिलचस्पी दिखाई है। उनमें एक फ्रेंच मेकअप ब्रांड भी है, ISN। वो चाहते हैं कि तुम एशिया रीजन की उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनो। शर्त यह है कि तुम और उनका प्रोडक्ट सीक्रेट मैगजीन के जरिए एशिया मार्केट में डेब्यू करें। तन्वी, हमने देखा है कि तुम्हारी एजेंसी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, लेकिन हम तुम्हें यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अभी हम ये खबर बाहर नहीं फैलाएंगे, लेकिन जैसे ही ओरिएंटल ट्रेंड रिलीज होगा हम आधिकारिक घोषणा करेंगे। तन्वी ने हाथ में पकड़ी फाइल को देखा। जैसे ही उसकी नजर ISN नाम पर पड़ी, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। 100 साल से भी पुराना फ्रेंच ब्रांड, और जिसने आज तक एशियन मार्केट में कद नहीं रखा था। ये तो एक बेहद सुखद सरप्राइज था। मीना, क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? तन्वी ने पूछा। मीना मुस्कुराई। उसकी आवाज में सच्ची प्रशंसा थी। तुम और मैं, हम दोनों दिल से जानते हैं। तन्वी, पता है मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारा शांत स्वभाव। तुम न घमंडी हो न अधीर। तुम मॉडल बनने के लिए ही पैदा हुई हो और एक दिन सुपर मॉडल बनोगी। मुझे अपने जजमेंट पर भरोसा है। ये सुनते ही पूजा जोर से ताली बजाने लगी। वो इतनी खुश थी कि चीखना चाहती थी। माया कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जब वो तन्वी की छवि गिराने और उसे सस्ते एंडोर्समेंट्स में फंसाने की साजिशें रच रही थी, उसी वक्त तन्वी एक फ्रेंच ब्रांड की एशियन एम्बेसडर बन चुकी थी। सोचकर ही मजा आ रहा था। जब माया को ये सच पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। परसों मैं तुम्हारी ISN के साथ एक सीक्रेट मीटिंग सेट करूंगी, मीना ने कहा। डिटेल्स वही फाइनल करेंगे। धन्यवाद मीना। तन्वी ने खड़े होकर हाथ मिलाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मीना ने उसे गले लगाते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं कर रही, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो खुशकिस्मत थी कि वो रुओशिया हान के झूठ में नहीं फंसी, वरना इतनी शानदार मॉडल के साथ काम करने का मौका खो देती। तन्वी ने मुस्कुराते हुए फाइल को अपने बैग में रख लिया। पीछे खड़ी लिन वेई ने उसकी ओर गर्व भरी नजर से देखा। वो जानती थी तन्वी ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी। घर पहुंचते ही शैंपेन खोलते हैं। पूजा बच्चों जैसी मुस्कान के साथ बोली। इस बार रोहन और वो लोग गुस्से से फट पड़ेंगे। तन्वी, तो क्या हम अभी देश वापस नहीं जा रहे? लिन वेई ने पूछा। रुओशिया हान को निराशा होगी। तन्वी बोली, वो शायद मेरी वापसी पर हंगामा करने के लिए आर्टिकल भी तैयार कर चुकी होगी। और दूसरी तरफ उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं कहूं कि माया खुश होगी तो क्या तुम यकीन करोगी? उसे सामने से मुझे नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा। तन्वी उन्हें पूरी तरह समझ चुकी थी। लिन वेई मुस्कुराई। तो फिर हम यही रुकते हैं, ओरिएंटल ट्रेंड के आने का इंतजार साथ में करेंगे। लिन वेई, तन्वी ने सावधानी से कहा, ISN की पूरी बैकग्राउंड चेक करवा दो। मैं चाहती हूं सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारे फैसले कभी गलत नहीं होते। कार में तन्वी को थोड़ा असहज महसूस हुआ तो उसने अपनी पोजीशन बदली। ये देखकर पूजा ने भौं उठाई। कमर दर्द कर रही है? हूं। तन्वी ने सिर हिलाया। और पैर? ये सवाल सुनकर तन्वी ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। तभी उसे समझ आया पूजा उसे चिढ़ा रही थी। मिसेज मल्होत्रा, शर्मा क्यों रही हो? तन्वी के दिमाग में पिछली रात की तस्वीरें तैर गई। आरव का आकर्षक शरीर, उसकी सधी हुई ताकत, गहरी आवाज और वो जादुई एहसास। सिर्फ कुछ घंटों में वो उसे याद करने लगी थी। अब जब अगले 2 दिन छुट्टी है, पूजा बोली, तो जाओ अपने पति के साथ वक्त बिताओ। हाँ, तन्वी ने हल्के से कहा। वो यही चाहती थी। उधर लिन वेई का फोन आते ही रोहन मेहता का चेहरा गुस्से से भर गया। आर्टिकल तैयार था, मीडिया से बात हो चुकी थी और तन्वी ने अचानक तय कर लिया कि वो अभी कहीं नहीं जा रही। रोहन, ये भी अच्छा ही है, माया ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। हम सब साथ में मैगजीन के रिजल्ट का इंतजार करेंगे।
जब वो बुरी तरह हारेगी। उसके चेहरे के भाव देखने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। वैसे भी वो पहले से ही दर्द में है। भविष्य में हमें उसे कुचलने के और भी मौके मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए बदला लेना चाहता था। रोहन ने कहा, मुझे तुम्हारी भावना पता है, माया ने शर्माते हुए जवाब दिया। और वो काफी है, आखिरकार हम सगाई करने वाले हैं। माया की बातों से रोहन का गुस्सा शांत हो गया। अगर तन्वी खुद को बदनाम करना चाहती है तो फिर वो खुद ही जिम्मेदार होगी। लेकिन जिस वक्त वो लोग जश्न मना रहे थे, उसी दौरान तन्वी चुपचाप ISN से मिल चुकी थी। दोनों पक्ष पूरी तरह संतुष्ट थे। कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही फाइनल हो गया और तियानी एंटरटेनमेंट के बड़े लोग इस डील से इनकार करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। असली वार अब ज्यादा दूर नहीं था। अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने सीक्रेट मैगजीन का नया अंक खरीदा? तुम ओरिएंटल ट्रेंड वाले इश्यू की बात कर रहे हो? मैंने तो खरीद लिया। असल में मैं रॉयल मैगजीन लेने वाला था, लेकिन सीक्रेट का फ्रंट कवर देखते ही रुक गया। तुम लोग पागल हो क्या? सीक्रेट ने तो सालों से कुछ ढंग का किया ही नहीं। इन्हें फैशन की समझ ही नहीं है। अरे जल्दी करो, जाकर खरीदो। इस बार सीक्रेट ने सच में कमाल कर दिया है। अगर नहीं खरीदा तो बाद में पछताओगे। हाँ, इतनी मेहनत के बाद सीक्रेट ने आखिरकार अपना नया अंक रिलीज कर ही दिया, ओरिएंटल ट्रेंड। पहले सीक्रेट अपनी पहचान लगभग खो चुका था। उसकी बिक्री ऐसी नहीं थी जिस पर गर्व किया जाए। लेकिन इस बार ओरिएंटल ट्रेंड का वो ब्लैक एंड व्हाइट फ्रंट कवर रंग बिरंगी मैगजीनों के बीच बिल्कुल अलग चमक रहा था। न्यूज स्टैंड से गुजरने वाला हर इंसान अनजाने में रुक जाता, एक नजर जरूर डालता। सिर्फ 3 दिनों में लगभग सभी बड़े न्यूज एजेंसियों ने सीक्रेट से संपर्क किया। रीप्रिंट की मांग आने लगी। हर कोई चाहता था कि ये मैगजीन उनके स्टैंड पर मौजूद हो। जो कंपनियां पहले सीक्रेट के साथ काम करने से पीछे हट गई थी, अब वही अपने फैसले पर पछता रही थी। इसी दौरान फ्रंट कवर पर मौजूद वो महिला सर्च रैंकिंग्स में तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। अमेरिका के सबसे बड़े सर्च इंजन पर उसका नाम लगभग टॉप पर था। सबसे ज्यादा सर्च किए गए शब्दों में शामिल थे सीक्रेट ओरिएंटल ट्रेंड, सीक्रेट ओरिएंटल वुमन और ओरिएंटल ब्यूटी तन्वी। ओरिएंटल ट्रेंड की जबरदस्त बिक्री ने सीक्रेट को एक नया जीवन दे दिया। फैशन इंडस्ट्री, जिसने कभी उसे नजरअंदाज कर दिया था, अब दोबारा उसे स्वीकार कर रही थी। 3 दिनों में इस इश्यू ने कई बड़ी मैगजीनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और यूं ओरिएंटल ट्रेंड की ताजा हवा पश्चिमी दुनिया में फैल गई। सीक्रेट सफल हो चुका था और फ्रंट कवर की मॉडल तन्वी वाकई तारीफ के काबिल थी। माया अब बेसब्री से अपने रिजल्ट्स टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के जजों को दिखाना चाहती थी। लेकिन उस रात रिया मेहता देर तक सर्च इंजन को घूरती रही। वो जितना भी खोजती, उसे माया का नाम कहीं नहीं मिला। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई मॉडल फ्रंट कवर पर हो और उसका नाम तक ना आए। तो फिर इस बार तन्वी ने कौन सी चाल चली थी? रिया ने ये बात माया को नहीं बताई। एक तो माया अपनी सगाई की तैयारियों में व्यस्त थी और दूसरा, रिया खुद इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। उसके हाथ के पास ही मैगजीन रखी थी जिसके कवर पर तन्वी और माया दोनों थी। वो मानने को मजबूर थी, तन्वी की काबिलियत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वो उसे पूरी तरह कम आंक चुकी थी। 2 दिन बाद सीक्रेट ने अपनी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक डिनर रखा। इस डिनर की गेस्ट ऑफ ऑनर थी माया और तन्वी। फोटोशूट से पहले वाले इंटरव्यू के बाद ये पहली बार था जब दोनों एक साथ मीडिया के सामने आने वाली थी। उस रात माया ने जमीन तक घिसटती एक लंबी काली ड्रेस पहनी थी। उसकी छाती पर हीरे चमक रहे थे। वो रोहन मेहता और रिया मेहता के साथ पहुंची। जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचे, उनकी मुलाकात तन्वी से हो गई। मैगजीन के कवर के मुकाबले आज दोनों की भूमिकाएं जैसे उलट गई थी। माया काले रंग में थी, शांत और भारी, जबकि तन्वी ऑफ शोल्डर सफेद ड्रेस में, मानो कोई स्वर्गीय दृश्य। तन्वी, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। माया ने बात शुरू की। मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स में एंट्री मिली।
क्या तुम्हें पता है इतने कम समय में मुझे कितने एंडोर्समेंट मिले हैं? तन्वी हल्का सा मुस्कुराई। तो अब भी तुम हो जिंग जिंग का सहारा लेकर खुद को इंटरनेशनल सुपर मॉडल साबित करने की कोशिश कर रही हो। वो मुस्कान माया के लिए आग बन गई और रिया की मुट्ठियां कस गई। हे भगवान, क्या वो एशियन मॉडल तन्वी है? हाँ वही है, सच में वही। जल्दी चलो उसका इंटरव्यू लेते हैं। तन्वी बिना रुके माया के पास से गुजर गई। उसके पास फालतू सवालों के लिए वक्त नहीं था। विदेशी रिपोर्टर्स का झुंड उसकी ओर बढ़ा। बचने के लिए वो होटल से बाहर निकल गई और माया पीछे ही रह गई। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हमें भी अंदर चलना चाहिए, रोहन मेहता ने माया को थामते हुए कहा। अमेरिका की इस फैशन कैपिटल में रोहन को अब भी समझ नहीं आ रहा था माया को इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, लेकिन रिया सब कुछ साफ देख रही थी। हे भगवान, तन्वी आ गई। तन्वी आखिरकार आ ही गई। तन्वी तन्वी जैसे ही तन्वी हॉल में दाखिल हुई, पूरे डिनर की फिजा बदल गई और माया जो ठीक उसके पीछे थी, मानो उसका कोई वजूद ही नहीं था। माया के भीतर जहर उबलने लगा। दोनों एक ही मैगजीन पर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तन्वी इतनी मशहूर हो और उसका नाम तक न लिया जाए? जरूर इसने पैसे देकर ये सब करवाया है, माया ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद स्टेज से मीना की नजर तन्वी पर पड़ी। उसने माया को भी देखा। बिना पक्षपात किए उसने दोनों को स्टेज पर बुलाया। आप सबका धन्यवाद, मीना ने कहा। सीक्रेट के इस इश्यू के असली हीरो आज हमारे सामने हैं। मैं आपको हमारे फ्रंट कवर मॉडल से मिलवाना चाहती हूँ। तन्वी और माया। तन्वी का नाम सुनते ही किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन माया नीचे खड़े रिपोर्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। ये कौन है? ओह, याद आया, ये वही है जो सेट में तन्वी का हाथ पकड़े खड़ी थी। मुझे तो लगा था बैकग्राउंड का हिस्सा है। ये तन्वी के पास खड़ी होने की हिम्मत कैसे कर सकती है? फुसफुसाहटें छुरियों की तरह माया के दिल में उतरने लगी। उसका चेहरा बदल गया। वो तन्वी की ओर मुड़ी और बोली, तन्वी, तुम्हारा दिल कितना गंदा है। तुमने मुझे बदनाम कर दिया ताकि खुद को बड़ा दिखा सको। तन्वी ने शांति से उसकी ओर देखा। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रही हो। माया स्टेज पर अकड़ गई। गुस्से में उसने नीचे उंगली दिखाकर चिल्ला दिया, तन्वी ने तुम्हें कितना पैसा दिया है? तुम सब उसके कुत्ते हो क्या? मीना ने अनुवाद सुना और गुस्से में माया की ओर बढ़ी। मैंने तुम्हें सम्मान और शिष्टाचार के कारण बुलाया था, मीना ने सख्ती से कहा। मिस माया, यही है आपका प्रोफेशनल रवैया? इतने सार्वजनिक मंच पर आप रिपोर्टर्स का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? ये सब तन्वी ने ही प्लान किया है, माया ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका ध्यान सिर्फ उसी पर जाए और मुझे सबके सामने अपमानित किया जाए? अनुवाद सुनते ही मीना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। असल में आज का दिन जश्न मनाने के लिए था, मीना ने ठंडे स्वर में कहा। इसीलिए मैं बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन मिस माया, मैंने आज तक कोई ऐसी मैगजीन नहीं देखी जिसके कवर पर 2 मॉडल हो और उनमें से एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक बन जाए, जबकि दूसरी को लगभग 0 उल्लेख मिले। 0। माया की आवाज कांप गई। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? मीना ने बिना भाव बदले आगे कहा। इसका मतलब है आज यहाँ मौजूद लोग ही नहीं, बल्कि अमेरिका में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जिसने भी ये मैगजीन देखी, उसने तुम्हारे अस्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया। अनुवादक ने एक एक शब्द माया तक पहुंचा दिया। जैसे ही आखिरी शब्द उसके कानों में पड़ा, माया का चेहरा स्याह पड़ गया। ये मुमकिन नहीं है, वो लगभग चिल्ला पड़ी। ये तुम दोनों की साजिश है, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो खुद मैगजीन के फ्रंट कवर पर थी, फिर उसका नाम कैसे गायब हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। क्या तुम्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा भी है? मीना ने शांत लेकिन बेरहम लहजे में कहा। इस इश्यू के रिलीज होने से पहले हमने मान लिया था कि तुम सिर्फ कॉन्ट्रास्ट बनोगी, लेकिन किसने सोचा था कि कॉन्ट्रास्ट बनने के बजाय तुम सीधे बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाओगी, बिना किसी मौजूदगी के।
मीना ने सीक्रेट मैगजीन की एक कॉपी उठाई और माया की ओर बढ़ा दी। अगर आज इस डिनर में नहीं आती तो शायद माया अब भी अपने अस्तित्व पर भरोसा कर पाती। लेकिन जब सब उसे बैकग्राउंड कहने लगे, उसका आत्मविश्वास एक पल में बिखर गया। तन्वी का माहौल में घुल जाना, उसकी आंखों की चमक, उसका जीवंत होना, इन सब के सामने माया की घमंडी निगाहें मृत सी लग रही थी। यही वजह थी कि किसी को ये तक समझ नहीं आया कि माया जिंदा भी है। माया मैगजीन थामे पीछे की ओर लड़खड़ाई। अगर रोहन मेहता ने उसे पकड़ा न होता तो वो स्टेज से गिर चुकी होती। मैंने सुना है, मीना ने आखिरी वार किया, चीन में तुम्हारी तुलना हो जिंग जिंग से की जा रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पूरी जिंदगी अमेरिका में ही छिपी रहती। इतनी शर्म के बाद वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। माया पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसकी नजर मैगजीन कवर पर जमी रह गई। ये हो ही नहीं सकता। लोगों ने तो हमेशा उसकी तारीफ की थी। वो तन्वी से कम कैसे हो सकती है? नहीं, ये नामुमकिन है। जरूर तन्वी ने कुछ किया है, जरूर तन्वी। माया गुस्से से चीखी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह मेरी पीठ में छुरा घूम पोगी। रोहन मेहता ने भी तन्वी को घूरते हुए कहा, बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। बदला? तन्वी के होठों पर एक मीठी मुस्कान उभरी। प्रेसिडेंट रोहन, उसने शांत स्वर में कहा, जरा मुझे बताइए, मेरे जैसी लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई टॉप मैनेजर नहीं, जिसके कपड़े तक छीन लिए गए, वो आखिर कौन सी हद तक जा सकती है? क्या मैंने उसे जीरो मेशन दिलवाए? तन्वी की आवाज और ठंडी हो गई। नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं थी। और क्या मैंने उसे चीन लौटने लायक नहीं छोड़ा? तन्वी ने सीधे उनकी आंखों में देखा। नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने बेशर्मी से किसी और की शोहरत का इस्तेमाल किया। अगर इसे बदला कहते हो। तन्वी ने हल्का विराम लिया। तो असली बदला अभी आना बाकी है। इतना कहकर तन्वी और मीना ने एक दूसरे की ओर देखा। अगले ही पल मीना ने स्टेज पर आईएसएन के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। दो लंबे आकर्षक फ्रेंच पुरुष रेड कारपेट पर चलते हुए मीना और तन्वी तक पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर मेहमानों की ओर मुड़कर कहा, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि तन्वी अब आईएसएन की एशिया रीजन की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। आईएसएन 100 साल पुराना टॉप फ्रेंच ब्रांड, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरते ही उन्होंने तन्वी को चुना पूरे एशिया के लिए। इसके मुकाबले माया को जो डील्स मिली थी किसी और की शोहरत के सहारे, वो भले ही छोटी नहीं थी, लेकिन न तो उनका बजट बड़ा था, न ही उनकी कोई हैसियत। माया का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। उसका शरीर मानो अपने ही वजन से टूट रहा हो। अगर अमेरिका की ये बात चीन पहुंची तो शायद ये सस्ते कॉन्ट्रैक्ट भी उसके हाथ से निकल जाए। तुमने ये डील कब साइन की? रोहन मेहता ने सबके सामने गुस्से से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे कंपनी की मंजूरी चाहिए? तन्वी ने मुड़कर सीधे रोहन का सामना किया। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया है। वो शांत स्वर में बोली, मैं बस आपको बताना भूल गई, सबने मंजूरी दे दी है। और ये डील मैंने कब ली? उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसी वक्त जब आप और माया प्यार से अपनी सगाई की तैयारियों में लगे थे। जब मैं काम कर रही थी तब आप क्या कर रहे थे? अगर आपको तियानी एंटरटेनमेंट का सीईओ बनना नहीं आता तो किसी और को कुर्सी सौंप दीजिए। लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। क्या? उसने हल्का सा सिर झुकाया। ये भी बदला कहलाएगा? रोहन मेहता, तन्वी की आवाज में चेतावनी थी। आज के बाद अगर आप माया को यूं ही बचाते रहें तो तियानी एंटरटेनमेंट एक दिन आपको ही छोड़ देगा। तन्वी अब माया से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। तियानी के शेयर होल्डर्स रोहन के फैसलों से खुश नहीं थे। हर बार तन्वी के लिए मुश्किलें खड़ी करना, वो भी सार्वजनिक मंचों पर, एक इंटरनेशनल ब्रांड की एम्बेसडर बनना कंपनी के लिए बहुत बड़ा कदम था। और फिर भी रोहन ने माया के लिए तन्वी को बदनाम किया। ऊपर से
माया पर उन्होंने सारा वक्त और संसाधन बर्बाद कर दिया। नतीजा, सीक्रेट से उसे एक भी उल्लेख नहीं मिला। अमेरिका आई थी तन्वी के साथ स्टेज शेयर करने के नाम पर, और अंत में सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह गई। क्या यही वो काबिलियत थी जिसे रोहन हुओ जिंग के बराबर बता रहा था? अब वो पल आ चुका था जब भविष्य की इंटरनेशनल सुपरमॉडल अंधेरे में गिरने वाली थी। तन्वी की चमक के आगे लोगों को लगा माया तो जिंदा ही नहीं। रिया मेहता ने तन्वी को घूरते हुए देखा। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उनके आराम करते वक्त तन्वी इतनी बड़ी डील साइन कर लेगी। एक मैनेजर के तौर पर यह पहली बार था जब रिया को समझ नहीं आ रहा था कि किसी आर्टिस्ट को कैसे संभाला जाए। सीक्रेट के इस इश्यू के बाद तन्वी की हैसियत और बढ़ने वाली थी और माया नीचे ही जाती। मीना सिर्फ एक साधारण जश्न चाहती थी, लेकिन ये डिनर तियानी की अंदरूनी जंग बन चुका था। उसने सिक्योरिटी बुलाकर माया को बाहर ले जाने को कहा, लेकिन रिया ने रोक दिया। हम खुद चले जाएंगे। तन्वी, उसकी आंखों में नफरत थी। तुम बहुत बेरहम हो। बर्मी नहीं थी ये, सिर्फ इंसाफ था। लेकिन ये काफी नहीं था। ना आईएसएन की डील, ना ये जीत। रोहन अब भी तियानी का प्रेसिडेंट था और माया अब भी पूरी तरह नहीं गिरी थी। असली तमाशा अभी बाकी था। होटल से बाहर निकलते ही माया घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। शून्य नजरें, शून्य सम्मान। उसी पल कार में बैठे आरव मल्होत्रा ने, जो तन्वी का इंतजार कर रहे थे, अपने फोन में ये दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। इतनी सी चोट में ही वो टूट गई तो आगे जो आने वाला था उसे कैसे झेलेगी? अंधेरे के बीच माया और बाकी लोग आरव मल्होत्रा को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। वे बस वही खड़े थे, चेहरों पर जलन, आंखों में नफरत और मुंह से लगातार तन्वी के खिलाफ जहर उगलते हुए। छिपे हुए कोने से आरव मल्होत्रा चुपचाप उनके बेबस और तिल मिलाते चेहरे देख रहा था। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। उसकी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत। अगर उसने ये बातें सुनी न होती तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब उसने सब कुछ सुन लिया था तो फिर उनकी किस्मत में अच्छा कुछ नहीं लिखा था। अंधेरे में आरव मल्होत्रा ने अपना फोन निकाला और लूचे को कॉल मिलाया। पता लगाओ। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी। रिया मेहता किस एजेंसी के लिए काम करती है? जी, प्रेसिडेंट। लूचे ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। अमेरिका छोड़ने से पहले उसे रिया मेहता के लिए कुछ न कुछ छोड़ कर जाना ही था। आखिरकार उसने तन्वी के साथ जो किया था, उसे यहां तक लाकर माया के लिए सीढ़ी बनाना, वो सब यूं ही तो नहीं भुलाया जा सकता था। आरव ने सोचा, अब जो वो करने जा रहा है वो तब होगा जब तन्वी पहले ही उन्हें हरा चुकी होगी। तो फिर इसे उसके काम में दखल कहना भी गलत ही होगा, है ना? रोशनी से भरे रंगीन जश्न के बीच तन्वी चेहरे पर मुस्कान बनाए मेहमानों और रिपोर्टर से घुल मिल रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि आरव उसे ज्यादा देर तक इंतजार कराए। इसलिए उसने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाया और बीच में ही डिनर छोड़ दिया। लिन वेई और पूजा को साथ लेकर होटल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही अंधेरे में उसकी नजर तुरंत आरव मल्होत्रा पर पड़ी। ये वही आदमी था जो हर जगह सबका ध्यान खींच लेता था, लेकिन फिर भी अपनी पहचान की परवाह किए बिना किसी छुपे कोने में सिर्फ उसके लिए इंतजार करता था। लिन वेई और पूजा कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद टैक्सी ली और मैनर लौट गई। तन्वी अकेली आरव की कार में बैठी। आरव ने जैसे ही देखा कि उसके कंधे खुले हुए हैं, उसने तुरंत अपना सूट जैकेट उतारा और उसके कंधों पर डाल दिया। सुबह निकलते वक्त पूजा से जैकेट तैयार कराने का ख्याल नहीं आया? उसने हल्की डांट के साथ पूछा। तन्वी मुस्कुराई। अगर मैंने जैकेट ले ली होती, उसने धीरे से कहा, तो क्या मुझे आपकी गर्माहट वाली ये जैकेट पहनने का मौका मिलता? फिर वो शरारती नजरों से उसे देखते हुए बोली, प्रेसिडेंट आरव की जैकेट।
हर किसी के नसीब में थोड़ी होती है। आरव पूरी तरह हार गया। उसने प्यार से उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ पकड़े और कार में बिठाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। मैनर लौटते ही पूरा माहौल बदला हुआ था। कमरा ताजे फूलों से भरा हुआ था। घर के हर कोने में सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थी। आरव ने पीछे से तन्वी को बाहों में भर लिया और उसकी पीठ पर हल्का सा चुंबन रखा। ये उसकी आवाज गहरी थी। तुम्हारी शानदार वापसी का जश्न है। तन्वी की आवाज थोड़ी भर्रा गई। पिछले कई दिनों से आपने ठीक से आराम नहीं किया। उसने धीरे से कहा, आज जब छुट्टी मिली है तो आपने आराम क्यों नहीं किया? कल हम वापस उड़ेंगे, फिर आप फिर से काम में डूब जाएंगे। अगर इतना ही बुरा लग रहा है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो बाद में मेरी मालिश कर देना। तन्वी ने चारों तरफ देखा, महक को महसूस किया, फिर आरव का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। पूजा से मिले एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें उसने हथेली पर ली और धीरे धीरे आरव की पीठ पर दबाने लगी। उसका शरीर हमेशा मजबूत रहा था, लेकिन इन दिनों के ज्यादा काम ने मांसपेशियों को काफी सख्त कर दिया था। तन्वी का दिल थोड़ा भारी हो गया। शादी के बाद शायद उसने उसका ख्याल कम ही रखा था। मुझे इस पर ध्यान देना होगा, उसने मन ही मन कहा। हूँ, आरव ने सवालिया आवाज निकाली। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी, तन्वी ने धीमे से कहा। रोहन मेहता वाली घटना के बाद उसने सीखा था, जो कुछ उसके पास है उसे संभाल कर रखना। वो बहुत कुछ खो चुकी थी, अब किसी को भी कुछ भी छीनने नहीं देगी, खास तौर पर आरव को नहीं। आरव ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। मेरी नजर में, उसने धीमे कहा, देखभाल की जरूरत तुम्हें ज्यादा है, लेकिन आत्मचिंतन की बात करे तो। उसकी आवाज और गहरी हो गई। तन्वी, मुझे तुम चाहिए। तन्वी की आंखें साफ थी। ईमानदार इत्तेफाक है, उसने कहा। मुझे भी, लेकिन थोड़ा धीरे। इस मामले में दोनों पूरी तरह एक दूसरे की धुन में थे। कोई दिखावा नहीं, कोई खेल नहीं, सिर्फ एहसास और गहरा प्यार। अगली सुबह ओरिएंटल डेली न्यूज की हेडलाइंस। तन्वी ने शुरू किया ओरिएंटल ट्रेंड। यूरोप और अमेरिका में जबरदस्त हिट। तन्वी ने माया को दबाया, उसे बना दिया बैकग्राउंड। तन्वी बनी आईएसएन की ब्रांड एम्बेसडर, वेस्टर्न मार्केट की नई पसंद। जिस तन्वी को कभी माया ने कुचला था, वो अब अपनी प्रोफेशनल काबिलियत से सब कुछ चुप करा चुकी थी। सीक्रेट और आईएसएन की बदौलत अब उसकी हैसियत पहले जैसी नहीं रही थी। देश विदेश के फैंस जश्न मना रहे थे। लिन वेई ने जब भरोसा रखने को कहा था तो कई दिलों में उम्मीद जगी थी, और तन्वी ने किसी को निराश नहीं किया। वो सच में दोबारा खड़ी हो गई थी। दूसरी ओर रिया मेहता और माया गुस्से में सब कुछ तोड़ रही थी। तन्वी की कामयाबी का मतलब था अब उसे दबाना नामुमकिन। माया, जिसकी तुलना कभी हो जिंगजिंग से की गई थी, अब शर्म से जमीन में गड़ चुकी थी। एक फ्रंट कवर मॉडल जिसे कोई पहचान ही न मिला। ये मजाक सालों तक चलेगा, बस बहुत हुआ। रोहन मेहता सिर पकड़ते हुए बोला। शेयर होल्डर्स पहले ही उस पर दबाव बना चुके थे। इतनी मेहनत, इतने संसाधन और नतीजा शून्य उल्लेख। ये किस्मत नहीं थी, ये इसलिए था क्योंकि तन्वी बहुत ज्यादा ताकतवर थी। रोहन, मां से मदद ले ले, रिया ने सुझाव दिया, लेकिन रोहन चुप रहा। रिया, घर चलकर बात करेंगे, उसने झुंझलाकर कहा। क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? रिया भड़क गई। मैंने सब आपके लिए किया। माया की नाकामी मेरी गलती कैसे? तभी उसका फोन बजा। हेलो, रिया मेहता। दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई। जेकिंग मुश्किल में है। आप कहा थी उसकी गर्ल ग्रुप ड्रग्स में पकड़ी जा चुकी थी और वो कहीं नहीं थी। कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। आवाज और सख्त हो गई। मैं आपको अमेरिका में ब्लैकलिस्ट करवा रहा हूं। ये सुनते ही रिया मेहता का दिमाग सुन्न हो गया और अगले ही पल जैसे अंदर ही अंदर फट पड़ा। सर, मुझे समझाने का एक मौका दीजिए।
फोन के दूसरी तरफ से आवाज ठंडी और बेरहम थी। समझाने जैसा बचा ही क्या है, तुमने कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल अपने भाई की मदद के लिए किया। क्या तुम्हें लगा हमें पता नहीं चलेगा? सीक्रेट मैगजीन हमारी ही संपत्ति थी। अगर इस अंक के कवर पर हमारी अपनी मॉडल होती तो पूरा ओरिएंटल ट्रेंड हमारे नियंत्रण में रहता। लेकिन तुमने क्या किया? आवाज और सख्त हो गई। रिया मेहता, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का हर्जाना तैयार रखो। इतना कहकर कॉल काट दी गई। उसे खुद को संभालने का एक मौका तक नहीं मिला। रिया के हाथ ढीले पड़ गए, उसके होंठ बड़बड़ाने लगे। सब खत्म हो गया, सब कुछ, मेरा करियर भी, सब खत्म। दीदी, क्या हुआ? रोहन मेहता ने घबराकर पूछा। अचानक रिया चीख पड़ी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और ऊपर से मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले $1 करोड़ से भी ज्यादा का हर्जाना देना होगा। रोहन और माया दोनों सन्न रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नतीजा इतना भयानक होगा। रिया की आवाज टूटने लगी। इतना ही नहीं, मुझे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब मैं इस देश में कभी काम नहीं कर पाऊंगी। सालों की मेहनत सब बर्बाद। कहते कहते वो जमीन पर बैठ गई। उसका सीना पछतावे और नफरत से भर चुका था। उसने आखिर क्यों अपने इस नाकाबिल भाई की मदद की? क्यों माया के लिए तन्वी के खिलाफ खड़ी हुई? दीदी, आपने सब कुछ नहीं खोया, आपके पास मैं हूं। रोहन आगे बढ़ा। दूर रहो। रिया ने उसे धक्का दे दिया। तुम्हें बस माया ही दिखाई देती है। दीदी, मैं आपकी मदद करूंगा। रिया की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। अच्छा, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट के हर्जाने का आधा पैसा तुम भरो और दूसरा मैं तन्वी की मैनेजर बनूंगी। माया और रोहन एक दूसरे को देखने लगे। ये सरासर पागलपन था। रिया ठंडी हंसी हंस पड़ी। अगर तुम लोग उसका साथ नहीं दोगे तो मैं दूंगी। मैं तन्वी को ऊपर पहुंचाकर खुद की वापसी करूंगी। हिम्मत है तो मना करके दिखाओ। रोहन ने सतह पर शांति बनाए रखी। मैं कुछ शेयर बेचकर तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन जिस तरह से हमने पहले तन्वी के साथ व्यवहार किया है वो कभी तुम्हें अपनी मैनेजर नहीं बनाएगी। और उसके पास पहले से लिन वेई है। लिन वेई? रिया ने तिरस्कार से कहा। मेरे सामने उसकी क्या औकात? अगर तियानी एंटरटेनमेंट अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्यों ना हम खुद उसे शिखर तक पहुंचाए? उसकी आवाज जहरीली थी। कम से कम मैं उस पर नजर तो रख सकूंगी। 3 फायदे एक ही वार में। रिया मेहता अब हार मानने को तैयार नहीं थी। वो देखना चाहती थी, अगर वो तन्वी की मैनेजर बनी तो क्या तन्वी तब भी अपनी मर्जी से सांस ले पाएगी? रोहन सोच में पड़ गया। अगर तन्वी को रोका नहीं जा सकता तो कम से कम उस पर लगाम तो डाली जा सकती है। ठीक है दीदी, मैं मान जाता हूं। तुम लोग पहले भारत लौटो, रिया बोली। यहां सब निपटा कर मैं खुद आकर तन्वी को संभालूंगी। तन्वी को संभालना? देखते हैं क्या आरव मल्होत्रा इसकी इजाजत देगा। उसी दिन दोपहर बाद केले एजेंसी ने रिया मेहता के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की घोषणा कर दी। 3 बड़ी गलतियों का जिक्र किया गया और हर्जाना व ब्लैकलिस्ट दोनों तय। जब ये खबर तन्वी ने देखी, उसकी नजर अनायास ही आरव मल्होत्रा पर चली गई। ये आदमी वाकई खुद को रोक नहीं पाता। ISN का फोटोशूट नजदीक था और लोकेशन थी बीजिंग। तन्वी को तुरंत भारत लौटना था। इस बार उसे रोहन और माया के साथ उड़ान नहीं भरनी पड़ी। अमेरिका में मिली कामयाबी के बाद अब उसके फैंस खुलकर उसका स्वागत कर सकते थे। एयरपोर्ट खचाखच भरा था। क्या तुम्हें पता है रोहन और माया भी आज ही उड़ रहे हैं? लिन वेई ने पूछा। तन्वी ने अखबार पढ़ते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ, और तुम्हें पता है ना क्या करना है? पूजा अचानक बोली। तुमने अभी तक माया की प्रेगनेंसी वाली बात इस्तेमाल नहीं की। तन्वी की आंखों में ठंडक उतर आई। वो टॉप 10 मॉडल अवार्ड चाहती है, लेकिन नियम भूल रही है। गर्भवती महिलाएं इसके लिए योग्य नहीं होती। तो फिर इंतजार क्यों? मैं चाहती हूँ वो मंच पर चढ़े, अवार्ड हाथ में ले और उसी पल सब कुछ छिन जाए। ये असली दर्द था। आरव मल्होत्रा ने तन्वी का हाथ कसकर थाम लिया। वो जानता था माया को बैकड्रॉप बनाना काफी नहीं था।
तन्वी तब तक नहीं रुकेगी जब तक माया पूरी तरह टूट न जाए और रोहन मेहता उसे छोड़ न दे। आरव ने फोन निकाला, कल रात ली गई तस्वीरें खोली और लिन वेई को थमा दी। इसे ऑनलाइन डाल दो। तस्वीर में माया घुटनों पर बैठी थी, उसके जीवन का सबसे निचला पल। लिन वेई और पूजा ने एक दूसरे को देखा और शरारती मुस्कान के साथ हंस दी। अब तन्वी का दर्जा पहले जैसा नहीं रहा था, इसलिए आरव मल्होत्रा अब उसके साथ खुलेआम एयरपोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकते थे। मौसम बेहद गर्म था, फिर भी तन्वी ने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। कार से उतरने से ठीक पहले आरव ने प्यार से उसका सिर थपथपाया और धीमे स्वर में कहा, एयरपोर्ट पर बहुत सारे फैंस हैं। अगर उन्होंने हमें साथ देख लिया तो तुम्हें परेशानी होगी। मैं फर्स्ट क्लास के केबिन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अभी ऊपर उठ रही हो, इस समय किसी भी तरह का स्कैंडल नहीं होना चाहिए। तन्वी ने ऊपर देखकर आरव को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी अपराधबोध भरी नमी थी। हकीकत में वो उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी वे सार्वजनिक जगहों पर अजनबियों की तरह रहने को मजबूर थे। कभी कभी तो पूरी तरह अनजान बनना पड़ता था। फिर भी वो समझती थी, आरव नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत से हासिल की गई कामयाबी जरा सी लापरवाही में मिट जाए। यही सोचकर तन्वी ने आरव का हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, मेरा इंतजार करना, उस दिन तक इंतजार करना जब मैं तुम्हारे बराबर खड़ी हो सकूं। उस दिन मैं खुद पूरी दुनिया को बताऊंगी कि हम पति पत्नी हैं, एक ऐसा जोड़ा जिसे कोई हरा न सके। आरव ने उसका चेहरा अपनी ओर खींचा और उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंखों में सितारों सी चमक थी। अब जाओ। सच तो यह था कि आरव का मन करता था कि तन्वी को अपने घर में छुपा कर रख ले, जहां उसकी खूबसूरती सिर्फ उसी की हो। लेकिन तन्वी वो रैंप के लिए बनी थी। उसका सुपरस्टार आभा मंडल छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसे शिखर तक पहुंचाना ही आरव मल्होत्रा की जिंदगी का मकसद बन चुका था। ये एहसास उसे बेबस भी करता था और खुश भी। तन्वी लिंकन लिमोजिन से उतरी, दूसरी लग्जरी कार में बैठी और पूजा व लिन वेई के साथ एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई। ओरिएंटल ट्रेन की जबरदस्त सफलता के बाद अब एयरपोर्ट वैसा शांत नहीं रहने वाला था जैसा पहले था, इसलिए आरव ने 4 बॉडीगार्ड तैनात कर दिए थे। वो देखो, तन्वी एयरपोर्ट के अंदर से आती चीखें फुटपाथ तक सुनाई देने लगी। तन्वी के कदम अपने आप तेज हो गए। उसने मन ही मन आ भरी, इन लोगों की नजर इतनी तेज कैसे है? मैंने खुद को पूरी तरह ढक रखा है, फिर भी पहचान लिया। पीछे से पूजा ने कहा, तन्वी सच में सब कुछ बदल गया है। तुम चाहो तो वीआईपी एंट्री ले सकती हो, फैंस से बचने के लिए। नहीं, तन्वी ने तुरंत मना कर दिया। अगर मैं ये भी नहीं संभाल पाई तो मेरे कितने फैंस का दिल टूटेगा। मेरे फैंस मेरे करियर का सहारा है, मुझे उनसे बचने का कोई हक नहीं है। सिर ऊंचा करके तन्वी एयरपोर्ट के अंदर बढ़ गई। उसे देखते ही फैंस और रिपोर्टर उसकी ओर टूट पड़े। आरव के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत एक मान वघेरा बना लिया और उसे सुरक्षा जांच से निकालकर वेटिंग एरिया तक पहुंचाया। तन्वी, क्या हमें आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? तन्वी, हमें आप बहुत पसंद हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए। तन्वी, अमेरिका में आपका हमेशा स्वागत है। तन्वी मुस्कुराती रही। जहां भीड़ थोड़ी कम होती, वो दिल खोलकर ऑटोग्राफ देती। टर्मिनल में पहुंचने के बाद उसने फैंस के साथ कई तस्वीरें भी खिंचवाई। आखिरकार लिन वेई को आगे आकर कहना पड़ा, काम की वजह से तन्वी को ठीक से आराम नहीं मिला है, कृपया समझिए। बैठते ही तन्वी की नजर अपने आप भीड़ में आरव को ढूंढने लगी और फिर 2 पंक्ति आगे वो उसे दिख गया, काले चश्मे लगाए, शांत मुद्रा में बैठा, सीक्रेट मैगजीन का नया अंक पलटता हुआ। उसके बगल में बैठी एक बुजुर्ग अमेरिकी महिला ने मुस्कुराकर पूछा, यंग मैन, जब आप पढ़ ले तो क्या मैं ये मैगजीन देख सकती हूँ? आजकल ये हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। आरव ने सिर हिलाया। जरूर। तन्वी आरव से 2 कतार पीछे बैठी, उसकी चौड़ी पीठ को देखती रही। वो पूछना चाहती थी, अपनी पत्नी की तस्वीर वाला मैगजीन
हाथ में पकड़कर तुम्हें कैसा लग रहा है? असल में आरव वीआईपी लाउंज में भी बैठ सकता था, लेकिन सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। तन्वी की आंखें भर आई। उसने फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, तुम्हारी पीठ बहुत अच्छी लग रही है। आरव ने मैगजीन बुजुर्ग महिला को दी और फोन देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। घर लौटकर लू चे से कहूंगा कि कवर पर तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला इंसान बदल दे, उस जगह मुझे रखे। ऐसा मत करना प्रेसिडेंट आरव, अगर तुमने ऐसा किया तो कोई मुझे देखेगा ही नहीं। आरव की मुस्कान और गहरी हो गई। उसके मन में ख्याल आया, तन्वी की 16 फोटो को बढ़ाकर पूरा बेडरूम उसी से भर दूं। उसने मैसेज किया, मैं अभी मुड़कर तुम्हें देखना चाहता हूं। ये पढ़ते ही तन्वी का दिल कस गया। तभी अनाउंसमेंट हुई, फ्लाइट बोर्डिंग के लिए तैयार है। तन्वी उठी और आगे बढ़ी। उसके ठीक पीछे आरव भी खड़ा हो गया। इस तरह उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। बोर्डिंग के दौरान और लोग तन्वी को पहचानने लगे। वे उससे बात करने आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पता नहीं आरव जानबूझकर ऐसा कर रहा था या नहीं। वो लगातार उनके सामने खड़ा रहा जब तक कि तन्वी फर्स्ट क्लास के केबिन में नहीं पहुंच गई। वो उसकी पत्नी थी। उसे संभालना, उसकी रक्षा करना आरव का हक था। कम से कम अपनी नजरों के सामने तो उसी समय माया का पतन, उसी समय बीजिंग के ऑनलाइन सर्कल में एक बेहद मनोरंजक तस्वीर वायरल होने लगी। ग्रेट मॉडल माया, जो बड़े गर्व से विदेश गई थी, ये सोचकर कि वो सब बाधाएं पार कर अपने करियर को नई ऊंचाई देगी। उसने कई मशहूर सुपर मॉडल से खुद की तुलना की, एशियन मॉडल होने को हथियार बनाया और कुछ एंडोर्समेंट भी हासिल किए। लेकिन जैसे ही सीक्रेट मैगजीन रिलीज हुई, तन्वी एक किंवदंती बन गई और माया एक मजाक, जीरो अटेंशन उसका नया नाम बन गया। और इतना ही नहीं, सुबह सुबह एक लंबा मीम ऑनलाइन डाला गया। बाईं ओर वे सभी मॉडल्स जिनसे माया की तुलना की गई थी, दाईं ओर हर जगह एक ही तस्वीर, जमीन पर घुटनों के बल बैठी माया। मीम वायरल हुआ। बड़े बड़े ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर उसका मजाक उड़ाने लगे। ये नतीजा तियानी एंटरटेनमेंट ने कभी सोचा भी नहीं था। माया की हार के साथ साथ उसके पुराने स्कैंडल भी एक एक करके सामने आने लगे। मनोरंजन इंडस्ट्री ऐसी ही होती है, जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। माया, क्यों न तुम यही अमेरिका में रुक जाओ? रोहन मेहता को डर था कि वो इस झटके को सह नहीं पाएगी, खासतौर पर उसकी हालत को देखते हुए। जरूरत नहीं, माया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं देखना चाहती हूं कि तन्वी मुझे कैसे रौंदती है। सबसे जरूरी बात, टॉप 10 मॉडल अवार्ड की फाइनल सिलेक्शन 4 दिन में होने वाली थी। वो एक जुआ खेलना चाहती थी। ठीक है, रोहन ने कहा। प्लेन से उतरते ही हम घर चलेंगे। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि माया अपने दिमाग में क्या सोच रही है, लेकिन घर जाने से पहले उन्हें एयरपोर्ट से तो निकलना ही था। और वहां पापाराजी पहले से घात लगाए बैठी थी। कारों ने उन्हें घेर लिया। पीछा शुरू हो गया। ऑनलाइन बेइज्जती देखने के बाद कार के अंदर माया आखिरकार रो पड़ी। वो बहुत बुरी तरह हारी थी और उससे भी ज्यादा दर्दनाक तरीके से गिरी थी। तन्वी की निर्दयता इतनी गहरी थी कि माया को अपनी बाहों में थामे हुए रोहन मेहता को ये एहसास हो गया। वो कभी भी उसे सच में समझ ही नहीं पाया था। वो उसके बारे में पूरी तरह गलत था। वो लड़की जो कभी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, अब उस पर जरा सी भी दया नहीं दिखा रही थी। भले ही उसे अपनी देह की सारी ताकत झोंकनी पड़े, उसका एक ही मकसद था, माया को अपने पैरों तले पूरी तरह कुचल देना। बस इसलिए कि अभी उसकी बारी नहीं आई थी। उसे कोई जल्दबाजी महसूस नहीं हो रही थी। अराइवल गेट के बाहर तन्वी के फैंस हर ओर फैले हुए थे। कुछ लोग उसके नाम की तख्तियां पकड़े हुए थे, तो कुछ उसकी झलक पाने भर से उसका नाम चिल्ला रहे थे। असल में ये वो पल था जिस पर तियानी एंटरटेनमेंट को गर्व होना चाहिए था, लेकिन रोहन मेहता के दिल में जरा सी भी खुशी नहीं थी। तन्वी की वैल्यू अब कई गुना बढ़ चुकी थी।
वो अब तियानी के नियंत्रण में नहीं रही थी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, रुओशिया हान पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाना। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वरना उसे माया के साथ उसी अंधे गर्त में गिरना तय था। क्या सच में उसके पास अपनी मां से संपर्क करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था? तन्वी की वापसी पूरी तरह गौरव से भरी हुई थी। आईएसएन के साथ डील साइन करने के बाद ये लगभग तय हो गया था कि अब उसे जो भी काम मिलेगा वो पहले से कहीं बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात, उसका सादा और शांत स्वभाव। वो कभी भी बेवजह का शोर या हाइप नहीं बनाती थी। इसी वजह से उसके फैंस वफादार थे। उसकी नींव मजबूत थी और अब वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। रोहन मेहता ने तन्वी और माया से जुड़ी खबरें देखी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। घर लौटते ही उसने माया को नजरअंदाज किया और खुद को कमरे में बंद कर फोन कॉल्स करने लगा। माया बेचैन हो उठी। वो जानती थी कि तियानी सिर्फ रोहन की नहीं थी। उसकी बिगड़ी हुई छवि की वजह से रोहन जल्द ही कंपनी और उसके बीच फंसने वाला था। यूके टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के जज कौन है, ये पता करो। उसके असिस्टेंट की आवाज में घबराहट थी। माया, तुम क्या करना चाहती हो? कोई बेवकूफी मत करना। अगर तुम थोड़ा आराम कर लो तो समय के साथ वापस रनवे पर लौट सकती हो। आखिरी दाव खेले बिना मैं हार मानने वाली नहीं हूं। माया की आवाज सख्त थी। जाकर वही करो जो मैंने कहा है। तुम्हें क्या लगता है रोहन कब तक टिक पाएगा? तियानी के शेयर होल्डर्स उसे लगातार दबाव में डाल रहे हैं कि हमें छोड़ दे। ये बस वक्त की बात है। क्या तुम फिर से सड़क किनारे ठेला लगाना चाहते हो? असिस्टेंट एक पल के लिए जमसा गया। वो जानता था वो जो करने जा रही है वो उसे खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा, और अगर उसने वही किया जो वो सोच रहा था तो रोहन और माया के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ेगी जो शायद कभी नहीं भर पाएगी। माया, तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, फिक्र मत करो। माया की आंखों में अजीब सी ठंडक थी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। ये इंडस्ट्री हमेशा से अंधेरी रही है। कभी उसे लगता था कि रोहन मेहता ही उसका सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन सीक्रेट मैगजीन वाले हादसे के बाद वो बस उसे हारते हुए देख सकता था। उसे बचाने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी माया समझ गई, ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। समझदार इंसान वही होता है जो सही माहौल चुनता है। स्टडी रूम के अंदर रोहन मेहता अब भी ये सोच रहा था कि माया को कैसे बचाया जाए, और बाहर लोग पहले से ही उसके साथ विश्वासघात करने की तैयारी कर रहे थे। तन्वी की वापसी, सीक्रेट की धमाकेदार लोकप्रियता, आईएसएन की डील, ये सब तियानी की कीमत बढ़ाने के लिए था। लेकिन तियानी का प्रेसिडेंट खुश नहीं था। आईएसएन का कमर्शियल शूट चल रहा था, इसलिए अमेरिका से लौटने के बाद भी तन्वी 2 दिन तक तियानी नहीं आई। शूट खत्म होने के बाद तीसरे दिन उसने ऑफिस में कदम रखा। सीईओ के केबिन में रोहन मेहता ने जटिल भावों से उसे देखा। तन्वी, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। ज्यादा निर्दयी मत बनो। उसे जिंदा रहने का एक मौका दे दो। तन्वी ने शांत स्वर में जवाब दिया। जब हम अमेरिका में थे तब आपने मुझे कोई मौका दिया था। अगर आप खुद ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरों से उम्मीद भी मत रखिए। रोहन के पास जवाब नहीं था। वो जानता था अगर हालात उल्टे होते और माया सफल होती तो वे तन्वी को दोबारा उठने का मौका भी नहीं देते। गुस्से के साथ साथ उसे पछतावा भी हो रहा था। उसने नजरें फेर ली और लिन वेई से कहा, अपना सामान पैक करो, अब तुम किसी और आर्टिस्ट के साथ काम करोगी। तन्वी के लिए नया मैनेजर तय कर दिया गया है। लिन वेई का चेहरा सफेद पड़ गया। तन्वी की भौहें तन गई। अब कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? तन्वी, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में अभी 3 साल बाकी है। लिन वेई कंपनी की मैनेजर है। मैं उसे जहां चाहूं भेज सकता हूं। तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। कॉन्ट्रैक्ट? क्या रोहन को अब भी लगता था कि वो उसे बांध सकता है? तो कम से कम ये तो बताइए, मेरे लिए किसे चुना है? तन्वी ने जवाब मांगा और लिन वेई को भरोसे भरी नजर से देखा। उस एक नजर से लिन वेई का दिल शांत हो गया। कल कंपनी तुम्हारे लिए
सेलिब्रेशन डिनर रखेगी, वही वह आएगी। घबराओ मत, ये नया मैनेजर लिन वेई से कमजोर नहीं होगा। या फिर तुम्हें अब भी लगता है मैं तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा हूं? तन्वी ने कुछ नहीं कहा, न इनकार किया, न भरोसा जताया। वो जानती थी उसे ताकत अपने हाथ में रखनी होगी। बाहर निकलते वक्त उसने लिन वेई को इशारे से कहा, वक्त खींचो और अपने काम की जानकारी रोहन तक मत पहुंचने दो। लिन वेई ने हल्का सा सिर हिला दिया। लिन वेई कहाँ है? पूजा ने पूछा। रोहन ने उसे दूसरे आर्टिस्ट के पास भेज दिया है, तन्वी ने जवाब दिया। पूजा सतर्क हो गई। नया मैनेजर कौन है? तन्वी ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ चश्मा पहना और तियानी से निकल गई। हयात रीजेंसी पहुंचकर वो घर लौटी। वहां आरव मल्होत्रा पहले से मौजूद था। सब कुछ सुनने के बाद दोनों एक ही बात सोच रहे थे। आरव, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं? तन्वी ने पूछा। रुओशिया हान। आरव का जवाब सीधा था, जैसा सोचा था। तन्वी के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो अब अमेरिका में काम जारी नहीं रख सकती, इसलिए साफ है कि वो तुम्हें इस्तेमाल करके वापसी करना चाहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका सपना है कि वो तुम्हें पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले आए और तुम्हें उसके सामने झुकने पर मजबूर कर दे। आरव मल्होत्रा ने गंभीर नजरों से तन्वी की ओर देखते हुए रुओशिया हान के इरादों का विश्लेषण किया। हालांकि उसने धीरे से जोड़ा, उसे अपने रास्ते से हटाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। तन्वी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वो सब पहले ही सोच चुकी थी। उसके चेहरे के भाव देखकर पूजा समझ गई कि इतना छोटा सा रोड़ा कभी भी तन्वी के रास्ते में टिक नहीं पाएगा। उसके मन में एक सुकून उतर आया। तन्वी की पूरी योजना टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के बाद लागू होनी थी, इसलिए उस समय तक जो कुछ भी होने वाला था उसने सब पहले से ही अपने दिमाग में गिन लिया था। इस वक्त पूजा के पास बस एक ही काम था, लिन वेई को संभालना और उसे भावनात्मक सहारा देना। पूजा के जाने के बाद तन्वी और आरव दोनों बेडरूम में आए और घर के कपड़े पहन लिए। अलमारी के सामने खड़े होकर आरव ने पीछे से तन्वी को बाहों में भर लिया। उसके कान के पास झुकते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, अभी तुम तियानी एंटरटेनमेंट छोड़ने का इरादा नहीं रखती? अभी नहीं। तन्वी की आंखों में एक ठंडी चमक थी। माया को पूरी तरह कुचलने के लिए उसे बस एक आखिरी कदम चाहिए था। वो उन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन तुम्हें अपना अगला लक्ष्य तय करना होगा, आरव ने कहा। वो जानता था कि तन्वी शॉर्टकट पसंद नहीं करती, इसलिए उसने एचएफ के साथ साइन करने की बात नहीं छेड़ी। अब जब तुम्हारी पॉपुलैरिटी है और लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा अगला लक्ष्य होना चाहिए। मुझे एक बड़ा और मान्यता प्राप्त अवार्ड चाहिए, तन्वी ने शांत स्वर में जवाब दिया। वो जानती थी कि वो इस इंडस्ट्री में कहाँ खड़ी है। मनोरंजन जगत एक गहरे पानी का तालाब है। आज लोग तुम्हारी चर्चा करते हैं और कल कोई नया चेहरा सारी रोशनी छीन सकता है। लेकिन आरव, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, मैं अब 26 साल की हूं। मैं 17 साल की लड़की बनकर फिर से मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में नहीं उतर सकती। और जो अवार्ड्स मुझे पहले मिले थे, स्टार किंग एंटरटेनमेंट के ब्लैकलिस्ट करने के बाद उनकी कोई कीमत नहीं रह गई। उसकी पलकों के पीछे अतीत के साए हिल गए। उस वक्त मैंने बहुत बुरी तरह पीछे हटने का फैसला लिया था, खुद ही अपने रास्ते जला दिए थे। उसने कभी रोहन मेहता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। एक मॉडल के सबसे बेहतरीन साल, सबसे चमकदार वक्त, उसने सब कुछ बिना सोचे समझे रोहन को सौंप दिया। और बदले में उसे क्या मिला? फिर भी तन्वी को पछतावा नहीं था। वो रास्ता उसने खुद चुना था। अब उसे बस अपनी किए की कीमत चुकानी थी। आरव का दिल दर्द से भर उठा। अगर वो उसे पहले मिला होता, शायद उसे इतना कुछ सहना न पड़ता। उसने धीरे से तन्वी की गर्दन पर होंठ रखे और नरम आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अगर प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती तो सिर्फ मॉडल के तौर पर मेहनत करो। शो हो, मैगजीन शूट हो, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छी एक्सपोजर का इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार असली जंग तो यही होती है। उसने उसके माथे से माथा सटाते हुए फुसफुसाया, जान,
खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। तन्वी ने गहरी सांस ली, पलटी और आरव की कमर से लिपट गई। उसका सिर उसके सीने में टिक गया। चिंता मत करो, उसने धीमे से कहा। जब तुम मेरा लक्ष्य हो तो मुझे इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। आरव की सांसें गहरी हो गई। उसने तन्वी को उठाया और बेड पर ले जाकर धीरे से ऊपर झुक गया। मुझे लगता है उसकी आवाज में गर्माहट थी। तुम्हें अतीत भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें पूरी गहराई से प्यार करना। ये सुनते ही तन्वी के कान लाल हो गए। वो उसके शब्दों के दो मतलब समझ रही थी। तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, उसने शरारती अंदाज में कहा। पूरे दिन काम करने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा बची है। आरव के होंठ उसके और करीब आए। ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे साबित करने दो। और उसके होंठ तन्वी के होंठों पर टिक गए। तन्वी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से माया हर किसी की नफरत का निशाना बन गई थी। इसी कारण तियानी एंटरटेनमेंट की सेलिब्रेशन डिनर में रोहन मेहता उसे शामिल होने नहीं देने वाला था। और ठीक उसी वक्त माया को अवार्ड जजों से मिलने का मौका मिल गया। ये सब तियानी की नजर से छिपाकर उसके असिस्टेंट ने किया था। कुल 7 जज थे, 3 महिलाएं, 4 पुरुष। माया ने बिना झिझक तीनों महिलाओं को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर ठहर गई एक 40-42 साल के पुरुष पर, जिसका अतीत हमेशा किसी न किसी तरह ढका रहता था। माया, उसके असिस्टेंट की धड़कनें तेज हो गई। यूलिन, माया ने ठंडी आवाज में कहा, पता करो मैं इस जज से कब मिल सकती हूं। माया, अगर मैंने ये आखिरी दाव नहीं खेला, उसकी आवाज कठोर हो गई, तो मैं रोहन को भी खो दूंगी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो अब दिल्ली में जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। मुझे ये अवार्ड चाहिए, उसने दांत भींचते हुए कहा, किसी भी कीमत पर। क्योंकि रुओशिया हान को अब तन्वी की जिम्मेदारी संभालनी थी, इसलिए सुबह सुबह ही वो, लिन वेई और रोहन मेहता मीटिंग रूम में बैठकर आगे की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इस मीटिंग में तन्वी को नहीं बुलाया गया था। बहाना यह दिया गया कि ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन मीटिंग है, लेकिन लिन वेई साफ समझ रही थी रुओशिया हान की असली मंशा कुछ और ही थी। उसकी नजर में तन्वी सिर्फ एक मोहरा थी। चाहे तन्वी का स्टेटस कितना भी ऊंचा क्यों न हो, रुओशिया हान अपनी ताकत बनाए रखकर अपने कलाकार को कंट्रोल में रखना चाहती थी। लिन वेई ने प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर तन्वी के जॉब ऑफर्स दिखाई दिए, कुल 23 ऑफर्स। ये देखते ही रोहन मेहता चौंक गया। इनमें कई सेकेंडरी टियर मैगजीन भी शामिल थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पब्लिक में तन्वी को इतनी जबरदस्त स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि लिन वेई ने वे ऑफर्स नहीं दिखाए जिन पर तन्वी वास्तव में विचार कर रही थी, जिनमें क्रिएटिव सेंचुरी और स्टार एज जैसे 2 बड़े सुपरस्टार फैक्ट्री ब्रांड शामिल थे, जिन्होंने उसे भारी भरकम ऑफर दिए थे। तन्वी के मौजूदा स्तर पर तियानी एंटरटेनमेंट जैसा छोटा स्टूडियो अब उसके लिए ज्यादा मददगार नहीं रह गया था। और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसे रुओशिया हान अब भी अपने होठों से पकड़े हुए थी, वो भी अब तन्वी को बांधने के काबिल नहीं रहा था। लेकिन लगता था कि रुओशिया हान अब भी सीक्रेट मैगजीन वाली लड़ाई को भूल चुकी थी। वो अब भी ये मानती थी कि तन्वी की सफलता महज किस्मत का खेल है। इस समय ओरिएंटल ट्रेंड की वजह से तन्वी बेहद लोकप्रिय है, रुओशिया हान ने ठंडे लहजे में कहा। यूरोप और अमेरिका में भी उसे अच्छी पहचान मिल चुकी है। अगर हम मौजूदा हालात का फायदा उठाएं, तो मेरे संपर्कों के जरिए मैं उसे तेजी से कई बड़े मंचों तक पहुंचा सकती हूँ। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन शर्त यह है कि वो मेरी बात माने। उसके होठों पर एक हल्की सी क्रूर मुस्कान आई, वरना मैं उसे तबाह भी कर सकती हूँ। ये साफ था, आज रात होने वाला तन्वी का सेलिब्रेशन डिनर असल में रुओशिया हान के नए रोल की घोषणा का मंच था। एक ऐसी मैनेजर जिसे अमेरिका में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, पलक झपकते ही बीजिंग लौट आई थी, फिर से उथल पुथल मचाने के लिए। उधर लिन वेई के जरिए तन्वी को सुबह की मीटिंग की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। रुओशिया हान ने उसके लिए ओवरसीज करियर का रास्ता तय कर दिया था। सच कहें तो यह रास्ता ज्यादातर मॉडलों के लिए सपना होता, लेकिन तन्वी अब 17 साल की नहीं थी।
बिना मजबूत बैकग्राउंड सपोर्ट के वो किसी नई फिट मॉडल की तरह शुरुआत नहीं कर सकती थी। ये डर की बात नहीं थी, मुद्दा ये था कि उसके पास अब ज्यादा युवा समय नहीं बचा था। अगले 3 साल उसके लिए निर्णायक थे। तन्वी, अब तुम क्या करने का सोच रही हो? लिन वेई ने पूछा। रुओशिया हान तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मैं, तन्वी की आवाज शांत थी। मेरे पास अपनी योजना है। लिन वेई, धन्यवाद। तन्वी, लिन वेई ने गहरी सांस ली। ये मेरे लिए भी तुम्हें छोड़ने का सही मौका है। मुझे पता है आगे चलकर तुम्हारा मैनेजर और भी बेहतर होगा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ सीख चुकी हूं, लेकिन अगर मैं यही रुकी रही तो मैं हमेशा तुम्हारी छाया में ही रह जाऊंगी। मेरे भी अपने लक्ष्य हैं, चिंता मत करो। उसने आगे कहा, हमारे बीच गोपनीयता समझौता है। मैं तुम्हारी कोई भी बात बाहर नहीं जाने दूंगी। बस उम्मीद है कि आखिर में तियानी मुझे आजादी दे दे, जैसा तुम चाहो। तन्वी ने सिर हिलाया। क्या हम अब भी दोस्त हैं? लिन वेई ने पूछा। बिल्कुल, तन्वी ने शांति से जवाब दिया। मेरी तस्वीरें? लिन वेई मुस्कुराई। मैं तुम्हारे पास ही छोड़ देती हूं। ये मेरे लिए चेतावनी बनेगी। मैं तुम्हें देखती रहूंगी जब तुम इंटरनेशनल स्टेज पर उड़ान भरोगी। लिन वेई, तन्वी ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं रखती हूं। लिन वेई समझ चुकी थी उसका मिशन पूरा हो चुका था और अब पीछे हटने का समय आ गया था। तन्वी दुश्मनों पर कभी रहम नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों के लिए वो कभी रास्ता नहीं रोकती थी। कुछ ही देर बाद बीजिंग का रात का आसमान सितारों से भर गया और उसी वक्त तन्वी रुओशिया हान से होने वाली जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। होटल जाते वक्त आरव मल्होत्रा ने उसका हाथ थाम रखा था, उसे ताकत दे रहा था। तन्वी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मेरी चिंता मत करो, मैं इसकी आदी हूं। चाहे रुओशिया हान कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, मैं तैयार हूं। मैं बस तुम्हारी परवाह करता हूं। आरव ने कहा। पति देव, तन्वी ने शरारती लहजे में कहा, आज मेरा इंतजार मत करना। घर जाकर आराम करो। मैं वादा करती हूं, मैं खुद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगी। ठीक है, आरव ने उसे गले लगाकर उसके माथे पर किस किया। अगर उसने तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं एचएफ को बीच में ले आऊंगा। तन्वी ने मुस्कुराकर उसके कान के पास कहा, तुम्हें दखल देने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैंने उसके लिए एक तोहफा तैयार कर रखा है। वो मेरे मैनेजर बनने का सपना देख सकती है, लेकिन उसे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। शाम 7 बजे तन्वी सेलिब्रेशन डिनर में पहुंची और उसी समय माया होंग फैन होटल में दाखिल हुई। तियानी की सीमित हैसियत की वजह से कुछ ही बड़े नाम बुलाए गए थे। भले ही ये रात तन्वी के नाम थी, लेकिन साफ था कि रोहन मेहता का असली मकसद कुछ और था। वो रुओशिया हान को मंच पर लाना चाहता था। मेहमानों से मिलते मिलते थक जाने के बाद तन्वी एक तरफ बैठ गई। उसी वक्त उसने एक वेटर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वेटर ने चुपचाप सिर हिलाया। तालियों के शोर के बीच रोहन मेहता रेड कारपेट पर चलते हुए मंच पर पहुंचा। आज उसने माइक संभालते हुए कहा, तन्वी के आईएसएन की एशियन स्पोक्स पर्सन बनने का जश्न तो है ही, लेकिन साथ ही एक अहम घोषणा भी। अब से, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तियानी एंटरटेनमेंट की आर्टिस्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मेरी बहन टॉप मैनेजर रुओशिया हान संभालेंगी। आइए उनका स्वागत करें। रुओशिया हान सिल्वर गाउन और ऊंची हील्स में मंच पर आई। उसका अंदाज किसी रानी से कम नहीं था। आखिरकार उसकी नजर तन्वी पर टिक गई। उस नजर में कब्जा जमाने की लालसा थी। मैं रुओशिया हान हूं, उसने बोलना शुरू किया। और आज से, लेकिन तभी वही वेटर मंच पर आया और उसके हाथ में एक फोन थमा दिया। स्क्रीन देखते ही रुओशिया हान का चेहरा बदल गया। गुस्सा, हैरानी, इनकार, और सामने तन्वी मुस्कुरा रही थी। उसे पहले से अंदाजा था कि मैं उसकी मैनेजर बनना चाहती हूं, इसलिए उसने मुझे क्रिएटिव सेंचुरी और स्टार एज दोनों के ऑफर दिखाए, एक धमकी की तरह। अगर मैंने सार्वजनिक रूप से ये ऐलान किया कि मैं उसकी मैनेजर बन रही हूं,
तो वो भी सार्वजनिक रूप से ये ऐलान कर देगी कि वो तियानी एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है। पूजा ने बेहद ठंडे लहजे में रोहन मेहता से कहा। उसकी नजरें सामने बैठी तन्वी पर टिकी हुई थी। रोहन, वो इस तरीके से हमें ये बता रही है कि हमें आभारी होना चाहिए कि वो अभी भी तियानी में रह रही है, और ये कि हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसमें जरा भी शर्म नहीं है। कितनी घटिया है। रोहन ने गुस्से में कहा, मैंने आज तक किसी आर्टिस्ट से इतनी नफरत नहीं की। मुझे उससे इतनी नफरत है कि मन करता है उसे टुकड़े टुकड़े कर दूं। जाकर उससे बात करो। ये उसकी इकलौती शर्त नहीं हो सकती। कई बार आमने सामने होने के बाद पूजा अब तन्वी को एक हद तक समझने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टॉप मैनेजर होकर वो किसी आर्टिस्ट के हाथों इस तरह फंस जाएगी। रोहन ने तन्वी की ओर देखा और इशारे से उसे वेटिंग रूम में बुलाया। पूजा के साथ तन्वी बैकस्टेज की ओर चली गई। कमरे में तीनों खड़े थे और पूजा सतर्क नजरों से रोहन को देख रही थी। तुम क्या चाहती हो? रोहन ने पूछा। लिन वेई को आजादी दो। तन्वी ने बिना घुमाए अपनी शर्त रखी, वरना मैं और लिन वेई दोनों तियानी एंटरटेनमेंट को छोड़ देंगे। ठीक है, मैं लिन वेई को जाने दूंगा, लेकिन तुम नहीं जा सकती, रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर उसने आगे कहा, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो कि हमें इस हालत में लाने के लिए इतने साजिश भरे प्लान बनाती हो? मेरी बहन तुम्हारी मैनेजर बनना चाहती थी ताकि वो तुम्हें सपोर्ट कर सके। किसे पता था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी देकर तियानी को कोने में खड़ा कर दोगी। रोहन मेहता, तन्वी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अडिग ताकत थी। तुम्हारे लिए माया और तुम्हारी बहन जो भी करें वो सही होता है, और मेरा जवाब देना तुम्हें साजिश लगता है। मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन कोई भी मुझ पर चाले चलने की कोशिश न करे। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ा, वैसे माया आज नजर क्यों नहीं आ रही? क्या तुम्हें लगता है मैं माया को यहां आकर चोट खाने दूंगा? रोहन ने कहा। उसे चोट लगेगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, तन्वी ने धीरे से कहा, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम ये तो समझते हो न कि वो किस तरह की इंसान है। टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स की कट ऑफ कल है। बताओ, वो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए क्या कर सकती है? रोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन फिर भी जिद में बोला, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी तरह चालाक है? मेरे लिए वो थोड़ी लापरवाह है, लेकिन वो कभी इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। अपने एक्स को पीठ में छुरा घूम दे और उस बहन को कुचल दे जिसने उसे परिवार की तरह रखा। सच में? तन्वी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। फिर वो बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद पूजा कमरे में दाखिल हुई। वो क्या चाहती है? वो रहेगी, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन लिन वेई आजाद होगी। पूजा ने गिलास कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसमें तन्वी की गर्दन दबा रही हो। रोहन, मुझे लगता है इतनी बड़ी कंपनियों से ऑफर मिलने के बावजूद उसका तियानी में रुकना ये दिखाता है कि उसके पास कोई बहुत बड़ा प्लान है। वो साफ साफ हमारे परिवार को तबाह करना चाहती है, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब क्या करें? रोहन की आवाज में बेबसी थी। अब वक्त आ गया है कि मैं मां से मिलूं। एक मशहूर डायरेक्टर की पत्नी होने के नाते मदर मेहता के इंडस्ट्री में गहरे कनेक्शन थे। शायद उनके पास तन्वी को हराने का कोई आसान तरीका हो। हॉन्ग फैन होटल, एक सीक्रेट रूम। कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। माया एक अजनबी की बाहों में लेटी हुई थी और मुस्कुराते हुए बोली, डार्लिंग, चिंता मत करो, टॉप 10 मॉडल अवार्ड लगभग पक्का है। वो बिस्तर से उठी, चादर को पीछे सरकाया और कपड़े पहनते हुए बोली, मिस्टर ली, सेफ्टी के लिए आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो? इस इंडस्ट्री में कुछ भी पक्का नहीं होता, इसलिए मुझे हर रास्ता खुला रखना पड़ता है। क्या तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया? मिस्टर ली हक्का बक्का रह गया। जैसे ही मुझे अवार्ड मिलेगा, वीडियो आपको लौटा दिया जाएगा, माया ने शांति से कहा। अब मैं घर जाकर खुशखबरी का इंतजार करूंगी। मिस्टर ली का चेहरा सख्त हो गया।
वो बस उसे जाते हुए देख सकता था। माया होटल से निकली और कार में बैठकर रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैडम, क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? असिस्टेंट ने पूछा। नहीं, माया ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। रोहन को शक नहीं होना चाहिए। आपने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है, वरना तन्वी से लड़ने के लिए मेरे पास क्या होता? माया की आंखों में नफरत भरी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस अवार्ड के लिए सब कुछ कर रही है, वो असल में तन्वी के जाल में खुद को फंसा रही है। हयात रीजेंसी, रात 10 बजे। फोन रखने के बाद तन्वी ने सोफे पर बैठे आरव मल्होत्रा को देखा। टेबल पर उसके 20-30 ऑफर रखे थे और वो हर एक को खुद देख रहा था। इतना मत देखो, तन्वी ने पास बैठते हुए कहा। ये सब पूजा संभाल लेगी, पूजा देख सकती है, आरव ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। लेकिन सही और गलत ऑफर पहचानना उसे नहीं आता। लिन वेई का मामला सुलझ गया? हाँ, तन्वी ने सिर हिलाया। तियानी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मिसेज मल्होत्रा, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखता। तुम्हारा छोटा सा मामला भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। तन्वी उठी और उसके कंधों को धीरे धीरे दबाने लगी। इस दौरान तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट मैं ही देखूंगा। पूजा तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगी। और किस किस के कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं तुमने? तन्वी ने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। सच में जानना चाहती हो?